हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलो, हाँ जी, बैठिए बैठिए। चलिए, कौन बोलेगा? कोई क्लैरिटी नहीं हो, जितना मैंने कहा उसमें कोई शंका हो तो पहले आप पूछ लो, और हो गई हो तो आप बोलो। माइक, हाँ हाँ जी, इनकी भी सुनो। थोड़ा कैमरे की तरफ, हाँ कैमरा इनको दे दो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। सर, एक डाउट था। अभी हमने फैमिली के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा कि वो कैसे इम्पोर्टेंट है एक बड़े बिगर ग्रेटर बिग के लिए, गुड के लिए। तो हमें यहाँ से बाहर कुछ फिलोसॉफीज़ में ऐसे बताया जाता है कि अटैचमेंट अच्छी चीज़ नहीं होती। जैसा बताया था वैसे ही बताओ। हाँ, तो जैसे कि मैं पर्सनली एक साल पहले विपश्यना में गया था, तो वहाँ पे एक टीचिंग होता है कि अटैचमेंट अच्छा नहीं होता बिकॉज इट लीड्स टू सैडनेस, कि उससे एक दुखी वाला भाव आता है। तो तब से मेरे दिमाग में ऐसा था कि हाँ, अटैचमेंट चीज़ों से नहीं रखना है। तो मैं इन जनरली भी अपने लाइफ में चीज़ों से एक्सपेक्टेशन कम रखता हूँ ताकि अटैचमेंट ज़्यादा ना हो। फिर बाद में अभी कुछ महीनों पहले जब ऐसे शादी की बात है ऐसा कुछ जब सुना था, तो उसको जब उस फ्रेमवर्क में सोचा, ये विपश्यना के थिंकिंग को, तो दिमाग में आया कि अगर शादी करेंगे तो जो मेरी बेटर हाफ होगी उसके साथ भी एक अटैचमेंट बिल्डअप होगा, उसके साथ बाद में जब अगर बच्चे होंगे तो उनके साथ भी होगा। तो वो एक चीज़ अटैचमेंट क्रिएट करेगा जो आगे जाके कभी ना कभी दुख पैदा करेगा। तो आज हमने जब पढ़ा कि फैमिली का इतना इम्पोर्टेंस, उसमें भी और जोड़ो, जो कहा था वही बताओ। सो आपसे ये जानना था कि आपने फिर शादी करना है तो फिर मैं करूँगा, लेकिन जो मेरे को बताया था वो ऐसी वैसी बताओ ना। ये फिर मैं शादी करूँगा तो अटैचमेंट नहीं रखूँगा। हाँ, नहीं, ऐसा मैंने सोचा, हाँ, वैसी वैसी बताओ। मैंने ये सोचा था कि या तो शादी नहीं करूँगा, फिर अगर करूँगा तो अटैचमेंट नहीं रखूँगा, बट विच इज़ वेरी हार्ड, वो होना मुश्किल ही है। तो इसलिए आपसे जानना था कि इसका क्या लॉजिक है और इसको कैसे डिनाई या वो रिफ्यूट कर सकते हैं। और बेटर है आपको शादी के पहले बता दिया कि मैं शादी तो कर रहा हूँ पर मैं तुमसे अटैचमेंट नहीं रखूँगा। हाँ, वो मेरा प्लान था, अगर मैं कभी आगे जाके करूँगा तो ये बताऊँगा। बहुत झंझट है भाई, इधर खाई उधर कुआं, एक पहाड़, बहुत झंझट। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन कौन देगा? हाँ जी बोलो, माइक लो। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर सिचुएशन में समाधान के साथ में जुड़ना पड़ेगा। मतलब चलो, ये तो जनरल बात है। देखो, अब तो कुछ भी समस्या है तो समाधान से ठीक हो जाएगी, ऐसा बोल ही सकते हैं, लेकिन प्रिसाइजली बताओ कि कैसे हैंडल होगा। माइक लो। हाँ जी, एक माइक इधर, एक माइक उधर। सर अगर बहुत बेसिक तरीके से देखें तो सिंपल वो 4 ट्रूथ्स बताए सर। 4 ट्रूथ्स ये बताए, मैं सिंपल हाँ, समझाता हूँ, हमारे इसमें भी जोड़ के समझाता हूँ। हाँ, तो ही सेज फर्स्ट देयर इज दुक्का है दुनिया में, संसार में दुक्का है, और दुक्का का रीज़न है इनके टर्म्स में अटैचमेंट। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, बुद्ध यहाँ से शुरू होते हैं। हाँ, दुख का कारण अटैचमेंट है और उसका निरोध किया जा सकता है, उसके लिए मार्ग बताया गया है। इधर हम देखेंगे ना सर, अटैचमेंट हमको भी है, किससे? शरीर से है। जब ये शरीर से हम अटैच तोड़ेंगे तभी तो हम लोग आगे का जो सच है वो देख पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सर, अगर आप बुद्धा को अगर ऑब्जर्व किए, उनको भी तो, सिद्धार्थ गौतम को आप ऑब्जर्व किए, उनको भी तो एक डीप डिज़ायर था, डीप अटैचमेंट था। क्या? संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए एक डीप अटैचमेंट था। विदाउट दैट तो वो क्यों मेडिटेशन करता, क्यों 15 से, मतलब जो भी वो किया है करता है। तो मुझे लगता है ये भाई ने थोड़ा सा गलत मीनिंग समझ लिया कि हर चीज़ में डिटैचमेंट मेंटेन करना है, ऐसा नहीं है। नहीं, उनका मीनिंग जो समझने वाला लेवल है वो तो बात ठीक है, गैप तो है ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यदि हम एक बार इस्टेब्लिश करेंगे तो हमको देखो, स्थिति वही है कि घर में माँ भी कहती थी, पापा भी कहते थे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो,
वो भी यही कह रहे हैं कि मोह मत करो, लोभ मत करो, काम मत करो। क्या करना है उसकी क्लैरिटी बन नहीं रही है। तो बेसिकली डिटैच होने का मतलब है कि मोह, ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना, अपने में कुछ जीने की दुनिया बना लेना और किसी से बहुत अपेक्षा नहीं रखना। ये कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि भीतर से अभी आपकी ऐसी कोई स्थिति है नहीं, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं? कहीं एक बार भी बोला कि मोह नहीं करना है? कोई भी चीज़ को नहीं बोला, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, कुछ भी छोड़ना नहीं है, चाहिए शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इतना बोलने की हिम्मत कहाँ से आ गई कि आपको कुछ भी, एक बाटली पीते हो, 2 बाटली पियो, जाओ बाटली में डूब के देख लो, उसी में सुख मिलता हो तो क्या दिक्कत है? चुगली करने से सुख मिलता है, 1 हफ्ता चुगली करो, जो करना है करके देख ही लो ना एक बार, कब तक उससे जान छुड़ाएंगे, है ना? नशा करने में मन लगता है, लेके गांजे का टोकरा लेके उसमें डूब जाओ, कर डालो सब एक बार। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ को भी नहीं करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि क्या करना है ये पता है। तो अब मैं 2 स्टेटमेंट देता हूँ कि मोह नहीं करना है कि हर एक के साथ पर्पसफुली जुड़ना है। मेरी पत्नी के साथ भी पर्पसफुल जीना है, माँ के साथ भी पर्पसफुल जीना है, भाई के साथ भी पर्पस के साथ में जीना है, पूरे एग्जिस्टेंस। क्या हुआ? माइक चालू है, हमिंग भी आ रही है, मेरा माइक से हमिंग आ रहा है, वो हमिंग नहीं, इको आ रहा है। हाँ जी, किसी का माइक खुला है, बंद कीजिए। हो गया? तो बहुत काम की बात यह है कि ये नहीं हमको तय नहीं होता है, न्यूनतम में जीना है। अब क्या न्यूनतम रखे? परिवार के साथ जीना है तो न्यूनतम का कोई मापदंड नहीं है। आप अकेले पेड़ पे बैठ के जी लो, कपड़े पहन लो, मत पहनो, नहीं पहनोगे और सम्मान, कपड़े पहनने से कम सम्मान, नहीं पहनने से ज़्यादा सम्मान। तो इसका मतलब है कि मानव के रूप में, परिवार मानव के रूप में जीने की मर्यादा एकदम अलग है, व्यक्ति के रूप में मनमानी करने की मर्यादा एकदम अलग है। ये डिफाइन नहीं हो रहा है। तो पूरे अस्तित्व में संबंध का आधार क्या है, आज ही चर्चा किए। पूरे अस्तित्व में संबंध का आधार क्या है? तो पूरे अस्तित्व में संबंध का आधार व्यवस्था है। व्यवस्था के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है। और व्यवस्था मुझको समझ में आ जाए, व्यवस्था समझ में आ जाए मतलब मानव लक्ष्य समझ में आ जाए। तो मानव लक्ष्य मुझको समझ में आ जाए। क्या मानव लक्ष्य? सभी समाधानित हो जाएं, सभी में मैं शामिल हूं कि नहीं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, मेरा शामिल है कि नहीं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। अब इस अर्थ में मेरी इसको, ये लक्ष्य की पहचान, इस अर्थ में अपनी योग्यता का विकास होना और योग्य बनना। अब मेरी पत्नी को मैं कैसे देखूं? मेरी पत्नी भी एक मानव है, तो मेरी पत्नी के साथ मैं रिलेशन शरीर को केंद्र में रख के पहचानूं या उसको मानव के रूप में देख के पहचानूं? वो जो मोह से मुक्त होने को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जिंदा रहना जीना नहीं है, लेकिन जीना क्या है ये नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं है। तो फिर नहीं वाला बोलते बनता है। ईश्वर को भी ऐसे बोला, ईश्वर क्या है? ये नहीं है, 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 ये नहीं है। अब जो शेष बचा उसके बारे में फिर कहानियां हैं। उंगली रख के नहीं बोलते भाई ये खाली स्थान तुम्हारे मेरे बीच में, यही ईश्वर है, खत्म। जब कोई चीज प्रिसाइजली पता है तो एक लाइन काफी है, जब नहीं पता है तो 1000 कहानी सुनानी पड़ती है, तब भी नहीं बात पहुंचती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर मेरी बहन के साथ मेरा संबंध कैसा होगा? ना अटैच होना है ना डिटैच होना है, व्यवस्था के अर्थ में संबंध पहचानना है। झंझट ही खत्म हो गया, ना अटैच होने का ना डिटैच होने का। अटैच होने का भी समझ में नहीं आता, डिटैच होना भी समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों वस्तु रूप में है ही नहीं। दुख भ्रम अंधकार का अस्तित्व नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का अस्तित्व नहीं है, अटैच होने का भी अस्तित्व नहीं है, डिटैच होने का भी अस्तित्व नहीं है।
जो रियलिटी है ही नहीं, मैं उसके साथ जीऊँगा कैसे? जो वास्तविकता है वो तुरंत अपने को पहुंचती है, ठीक है, उसके लिए हमारी योग्यता बनने में समय लगेगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमको जीने की जगह में नहीं ले जाती हैं। इसलिए बहुत क्लियरली कहा जा रहा है, तमाम अभी तक का धर्म और अध्यात्म में जो भी कुछ अच्छा हुआ है उसका सम्मान करते हुए, अभी तक हमारे पास मानव का अध्ययन नहीं है, परिवार में जीने का स्वरूप नहीं है। हम आस्थावादी विधि से जाते हैं तो न्यूनतम में जीना है ना। इधर हम भोगवादी विधि से जाते हैं तो भोग के साथ में जीना है, अधिकतम में जीना है। हाँ जी, थोड़ा बच्चे को देखो, थोड़ा बच्चों को देखो, ठीक हो गया? तो ये कहीं भी जीने की जगह नहीं है भाई। ना अधिकतम में कोई जीने का, अधिकतम का आधार क्या होगा? फिर आपको एलन मस्क की चर्चा करनी पड़ेगी या किसी और के अंबानी की चर्चा करनी पड़ेगी, उतना आपके पास आएगा नहीं, आप फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। मिनिमम का आधार क्या होगा? तो ना मिनिमम का कोई आधार होता है, ना अधिकतम का कोई आधार होता है। मानव, जब तक वो मानव के, जब तक मैं उसका पर्पस नहीं पहचानता हूँ ना, तो मैंने पर्पस पहचाना कि जीवन है, शरीर है, दोनों की आवश्यकता अलग है, दोनों को पूरा करने का तरीका अलग है। तो अब ये समझ में आया कि है के साथ जीना होता है, जो है नहीं, मोह का होना नहीं है, अटैचमेंट का होना नहीं है, डिटैचमेंट का होना नहीं है। कैसे ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और सारा ज्ञान और हमको पका देता है और हमको कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। सरल होने की बजाय हम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। समता भाव में बने रहना है, बाहर झंझट चलता रहेगा। अरे कब तक बने रहोगे? काम ये करना होगा कि मेरा भाव और विचार भी सही हो जाए और सामने वाले का भी ठीक हो जाए, और ये एजुकेशन से हो जाए। ये इस एज में चीज़ें आके हैंडल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बच्चा जब जन्म से न्याय का याचक है, क्लीन स्लेट है, बहुत आराम से बहुत सारा काम हो जाएगा। तो खैर अभी भी हो जाएगा, बचपन में भी हो जाएगा, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना है कि है के साथ जीना होता है। जिसको आप जीने की कोशिश कर रहे हो वो है भी कि नहीं है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, लक्ष्य की क्लैरिटी होती है। लक्ष्य की क्लैरिटी होती है, सारा टाइम उसी के लिए लगा रहता है। टाइम मैनेज करने का मतलब ये है कि हमारा मन लग नहीं रहा है, इसलिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है। हमारे पास तो 24 घंटे यही चलता है। सोएंगे तो भी यही चलेगा, जगेंगे ये भी चलेगा, बोलेंगे तो यही बोलेंगे, सोचेंगे तो यही सोचेंगे। अब क्या टाइम मैनेज करना है इसमें? तो जिस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, जिसको हमने स्वीकारा नहीं है, बाहरी दबाव और प्रभाव से उसको कर रहे हैं, उसके लिए मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट का मतलब ही है सेटिंग करनी है। जब कोई चीज़ का उत्सव है तो वो तो 24 घंटे आपके साथ चलता है, सारा टाइम उसी के लिए होता है। बीच बीच में खा लेते हैं, बीच बीच में सो लेते हैं। तो जो चीज़ें है नहीं, टाइम का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसका कोई मैनेजमेंट भी नहीं है। हाँ, हम दोनों को मिलना है, 10 बजे मिलना है, ये एक मिलने की सहूलियत है। उसके लिए टाइम करना ही पड़ेगा। हम 100 लोग यहाँ शिविर कर रहे हैं तो 8:30 बजे मिलेंगे। 8:30 का इतना ही मतलब है कि जब सुबह उठे आराम से उठ जाएंगे, आराम से नहा धो लेंगे, फ्रेश हो लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद बैठेंगे। उसका मतलब 8:30 होता है। 5:30 भी हो सकता था, जिसमें सबकी सहमति हो जाए। बढ़िया, है के साथ जीना है, बस इसको पकड़ के रखना है। और क्या क्या नहीं है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। तो कोई चीज़ से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना है, कुछ छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। केवल पाने का काम करना है, छोड़ने का कोई काम नहीं करना है। पाने के लिए जम के दम लगाया जाए। पाने के लिए दम लगाएंगे, जो अनावश्यक होगा अपने आप गिरता चला जाएगा। वो तो हमारे ध्यान में रहता ही है, जो अनावश्यक होता है वो हमको तंग करता ही रहता है। भैया, इसमें कोई दो राह नहीं है कि विपश्यना की जो थ्योरी है वो आपको डिटैचमेंट ही सिखाती है, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं भी उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक तो उसमें मौन कर दिया जाता है, कोई आपके बीच में कोई वार्तालाप होता नहीं है, कोई आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता नहीं है। शाम को 2 घंटे गोयनका सर जी का वीडियो लगा दिया जाता है, जो 1 साइडेड होता है, उसमें वो बोलते रहते हैं, जिसको जितना समझना है वो समझ लो। तो पूरी थ्योरी जो है वो डिटैचमेंट की है। यदि सपोज़ मेरा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट, तो मेरे दिमाग में यही आएगा कि मुझे इसके अंदर ज़्यादा मोह फंसा हुआ है, ज़्यादा प्रेम है, तो वो मुझे कम करना है। क्योंकि उसमें यही बताया जाता है कि मोह ही इन सब का, आसक्ति जो है वो ही इन सब का प्रॉब्लम है।
तो वो मिसगाइड तो करती है ही। मतलब हमारी मुझको करना क्या है ये तय नहीं हुआ, तो फाइनली ये कह रहे हैं कि संबंध शाश्वत है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। नहीं, उसमें बताया जाता है कि आपको करना क्या है। उसमें यह है कि जो सारा भव है, ये जो संसार है, ये दुख का कारण है। तो दुख का कारण है तो फिर यार, अब ये जब इधर भ्रमित आदमी को देखते हैं तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, ऐसे चलेंगे। जब अस्तित्व को ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा अस्तित्व सह अस्तित्व है, वो नियम पूर्ण है, उसमें कोई दुख नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है, अंधकार का अस्तित्व नहीं है। ऊपर से आएंगे तो ऐसे आएंगे। नहीं, पर उसमें ये लिटरली बताया जाता है कि दुख है और दुख का कारण समभाव में रहना है, ना आपको राग उत्पन्न करना है, ना आपको द्वेष, उसके प्रति आपको समभाव में रहना है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। हम अकेले हो जाते हैं, किसी से बात करने का मन करता नहीं है, धीरे धीरे बात करने का मन खत्म हो जाता है। रिलेशंस के संबंध में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक फिर हमारा मानव के अर्थ में उपयोगी होना भी खत्म हो गया। मानव के पास सबसे बड़ी ताकत है कि उसके पास कम्युनिकेशन की ताकत है, भाषा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और भाषा के साथ अब हमारे पास सोशल मीडिया और तमाम फैलने की वस्तु आ गया। तो जो अच्छे लोग थे वो चुप हो गए और जो फालतू हैं वो बकवास करते रहते हैं। तो ये अच्छे लोगों को चुप होने की ज़रूरत है कि अच्छे लोगों को बांस पे चढ़ के बोलने की ज़रूरत है? तो भैया ये जो कंसेप्ट है वो आपको क्विट करना बताता है। या तो मैं शादी करूंगा तो अपने हस्बैंड या वाइफ के प्रति किसी प्रकार का कोई आसक्ति या संबंध या अटैचमेंट रखूंगा नहीं, या फिर मैं शादी करूंगा ही नहीं, या हो गई है तो फिर मैं भाग जाऊं, या तो कुल हस्बैंड। मिला के आप दुखी रहोगे, कर लो मत करो, ये पक्का है। कर लोगे तो भी दुखी रहोगे, नहीं करोगे तो भी दुखी रहोगे, क्योंकि दुख मेरे माइंडसेट के साथ है, वो शादी के साथ नहीं है। रिलेशंस में यदि संबंध की हम बात करें, स्पेशली हस्बैंड वाइफ की, तो जहाँ पे देने वाला भाव होता है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर चाहे से आपका, मैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का एक्सपर्ट हूँ, मेरी इसमें विशेष योग्यता है। अभी मैं बेस पूरा कर दूं। लेकिन ये जो प्यार है भैया वो धीरे धीरे अधिकार में बदल जाता है। हस्बैंड, अरे जब हमको खुद से प्यार नहीं होता है तो दूसरे की गर्दन पकड़ना ही प्यार मानते हैं। हाँ ठीक है, अभी वो प्यार नहीं हुआ। हाँ, तो मैं तो एक जनरल खुद से प्यार हो जाए तो दूसरे को स्पेस ही स्पेस देते हैं। जितना असुरक्षित हूं उतना दूसरे को पकड़ के रखता हूं, जितना स्वयं में सुरक्षित हूं उतना दूसरे को आजाद कर देता हूं। जा सिमरन जी ले, क्योंकि आपके पास खुद के पास जीने के लिए कुछ नहीं। तो मैं पत्नी के साथ जी रहा होता हूँ, मैं बच्चे के साथ जी रहा हूँ, तो मेरे को जीने के लिए एक रोजगार की ज़रूरत है। जब मैं खुद के साथ जीने लगता हूँ तो सबके साथ जीना सहज रूप में होता है। मैं अनावश्यक किसी के प्रति पॉजिटिविटी है ना, उसके जीने में हस्तक्षेप करना, ये सब की फिर आवश्यकता। अब मेरे को पता भी नहीं लगता कि मैं हस्तक्षेप करूँ, मेरे को लगता है मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ। तो जब तक आदमी को मानव समझ में नहीं आएगा, अपना भला समझ में नहीं आएगा, खुद से प्यार करना समझ में नहीं आएगा, खुद में जीना समझ में नहीं आएगा, तो मैं ही दूसरे के, मेरी ही मनस्थिति दूसरे के प्रति प्रतिबिंबित होती है। तो मैं आपके साथ भी वही करूँगा जो अपने साथ कर रहा हूँ। तो सार बात यह है कि मानव के रूप में स्वयं का अध्ययन, अपना अध्ययन किए बिना कोई रास्ता नहीं। ना हमारी आवश्यकताएं निश्चित हो रही हैं, ना आवश्यकताओं का पता चलता है, ना उनको पूरा करने का पता चलता है। एक मानव के रूप में मैं परिपूर्ण हो जाऊं तो दूसरे मानव के साथ फिर समझ में आता है कि जीने का क्या मतलब होता है। चलो आगे, ठीक हो गया। मैं ये मेरे से ब्रेक में अकेले में चर्चा कर रहे थे, मैं अकेले में मत करो, ये सबके साथ ही सर। इसमें ना आई जस्ट वांट टू से एक्चुअली ना सर, आप 4 नोबल ट्रूथ्स को लेंगे, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। उसमें कहीं डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो करके कहीं नहीं बोले, ये लोग पता नहीं कहाँ से समझ के आए हैं। उसमें यही बोले हैं कि दुख होता है, दुख किससे आता है? अटैचमेंट से आता है। डिटैचमेंट का वर्ड नहीं यूज़ किए, उसका निरोध किया जा सकता है। उसके लिए अष्टांग मार्ग बना है। अष्टांग मार्ग में ये बोलते हैं राइट व्यू करो, राइट एक्शन करो, राइट करो, राइट समझो। उसमें यही तो बोले राइट। वो जो राइट है, विपश्यना का जो लिमिट है वो इतना ही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो ये ठीक समझ है, में आता है। That thing what you... मैं क्या हूँ ये समझ में नहीं आता है, इसलिए राइट समझ में नहीं आता है। रॉन्ग नहीं करना है और रॉन्ग करने के रास्ते बंद करना है, ये पकड़ में आता है। तो जब तक मानव का अध्ययन नहीं होगा तब तक यूनिवर्सलिटी,
नहीं सर, टपकेगी, ये 100% है ना, वो गैप बचा रहता हाँ, है। उधर इसलिए का बाय डिफॉल्ट फिर आदमी वहाँ चल देता है कि डिटैच। ये सर उसमें कुछ गैप्स है पर उसमें डेफिनेटली। दुख वर्ड यूज तो किया है ना, दुख का निवारण। अभी इस थ्योरी में तो ये बोला गया है लिटरली कि दुख जैसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ मतलब वो दोनों में अंतर यदि वैसा देखोगे तो देखने का फर्क है। जब आप इधर से देखोगे तो हाँ दुख है। मैंने भी स्टेटमेंट यही दिया था कि दुख का अस्तित्व नहीं है, दुख है। भ्रमित मानव दुखी दुखी रहता है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, उस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो दुख का इतना ही मतलब है कि मैं नियम को नहीं समझता हूँ, समझ लूंगा तो नहीं रहेगा। और भगवान बुद्ध की जितनी भी स्टोरीज बताई जाती है उसमें यही है कि उन्होंने खुद ने भी अपना पूरा राजपाट, पति पत्नी जो मतलब जो भी है अपनी फैमिली को छोड़ दिया, जंगलों में वो रहे, जितने भी उनके साथ जो रहे भिक्षुक लोग उनको भी उन्होंने छुड़वाया। तो वो कहीं ना कहीं यदि भ्रमित तो हम सभी है, जागृत अवस्था में तो फिलहाल यहाँ कोई भी नहीं है, एक भ्रमित अवस्था में होना और फिर कोई एक कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट करना, तो वो लिटरली यही बताता है कि हमें भी ये संसार में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो हमारे अनुसार चले उनके साथ आप बहुत अच्छे से रहो, जो हमारे अनुसार नहीं चले उनको छोड़ के क्विट कर दो और अपने अपने रास्ते चलो। लिटरली वो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है ही। जाता उधर ही। ठीक ठीक है, ठीक है, चलो चलो, अपने को आज जीवन क्रिया करनी है, दिन निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? वो महात्मा बुद्ध के बारे में है, उन्होंने क्या एक सब तरह के सुख वगैरह भोग लिए थे, उससे वो निराश हो गए, इसलिए वो उनको ये छोड़ना हाँ, पड़ा। काफ़ी प्रॉब्लम में थे ऐसा लगता है। जाने दो, जाने दो। हाँ जी, तो चलो, मैं बोल रहा था कि आप में से कोई पांचों क्रिया को बोलेगा। बोलो, पांचों क्रिया को कौन बोलेगा? अब जैसे मुझे शिविर में आना था, हाँ तो मैंने ये डिसाइड किया, हाँ जी, सुनिए। बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास कि मैं 3-4 दिन की हॉलीडे मना चुकी हूँ, अब मुझे घर जाना है या यहाँ आना है, बच्चे कौन संभालेगा, घर का काम कैसे होगा। तो मैंने चयन किया कि नहीं, मुझे शिविर में जाना ही है। एक मिनट। तो आपके पास सुखी होने के कई ऑप्शन थे, ठीक है? तो एक ऑप्शन शिविर में आने का ऑप्शन कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि भैया मुझे मेरे को क्यूरियोसिटी तो बहुत सारी है ही, मुझे उन प्रश्नों के आंसर तो चाहिए ही थे। और बहुतों से मैंने सुना कि यहाँ पे ये भी एक शिविर है, इसको आप अटेंड कर लो, तो मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहीं सॉर्ट आउट हो जाए। तो दिमाग में ये चित्रण तो था ही कि मुझे यहाँ जाना है। इसका मतलब एक और चित्रण आपके पास था, जिसमें ये था कि यहाँ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे, ये भी एक चित्रण था, ठीक है? कई और ऑप्शन थे सुखी होने के, एक चित्रण ये भी था कि यहाँ प्रॉब्लम के आंसर मिलेंगे। इसमें कौन सी दृष्टि है? तुलनात्मक तुलन है, लेकिन हाँ। दृष्टि कौन सी है? प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य। तो क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे सत्य दृष्टि। सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। कोई ऐसी जगह है तो मेरे को सच्चाई पता चल सकती है, तो सत्य दृष्टि के आधार पे, है ना, मैंने विश्लेषण किया और उसका शिविर का आस्वादन हुआ, आस्वादन पूर्वक शिविर करने का चयन किया और घर से बैग लेके निकल गए, ठीक है? तो इस तरह से हमने ये क्रिया संपन्न किया। और बोलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जाना ही है। तो मेरी फैमिली में ने हाँ। मुझे सपोर्ट किया। जब आप तुलन कर रहे हो, उसके साथ साथ आपके पास सुखी होने के कई चित्रण और भी हैं, है ना? तो उसमें 1 2 3 4 में डिसाइड हो रहा है कि नहीं, अभी मेरी ये वाली प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो बेसिकली सत्य दृष्टि ऊपर आ गई, तो सत्य दृष्टि के कारण ये वाला ऑप्शन वर्कआउट हो गया। तो विश्लेषण भी किया, विश्लेषण करते समय बाकी भी किया होगा, घूम लेते तो क्या होता, घर चले जाते तो क्या होता, ये सारा भी, तो वो सब विश्लेषण हो रहा है। लेकिन सत्य दृष्टि उसमें हावी हुई, उसके आधार पे शिविर जाने का आस्वादन हुआ और शिविर जाने का निर्णय हुआ और हमने एक्शन किया। ठीक हो गया? हाँ जी, और कोई एग्जाम्पल लेना चाहेगा? और कोई एग्जाम्पल लेगा? 2-3 एग्जाम्पल ले लो, क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी। जैसे मैं जब 9th क्लास में थी तब मैंने सोचा था कि मुझे मीडिया में जाना है। मीडिया में जाना है, तो एक चित्रण हो गया कि मीडिया में जाना है। और फिर मीडिया में जाने के लिए 2 ही ऑप्शन थे, दिल्ली में पढ़ना या मुंबई में पढ़ना है। अब मीडिया में जाना है तो मीडिया में कैसे जाना है? तो कैसे जाना का ऑप्शन आएगा
कि फाइनली उसको मेरे को चयन करना है, चयन करने के पहले सारे ऑप्शन देखने हैं, अब दिल्ली जाना है कि मुंबई जाना है। और फिर दिमाग मतलब ये सोचा है कि मीडिया की कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है कि जैसे एंटरटेनमेंट मीडिया का चित्रण स्वीकार हो गया, इसमें कौन सी दृष्टि है? प्रिय हाँ, वो आपको ही तय करना है कौन सी। प्रिय प्रिय। प्रिय और लाभ। प्रिय और लाभ, तो प्रिय और लाभ की दृष्टि से मीडिया का चित्रण स्वीकार हो गया। अब एग्जीक्यूट करना है तो फाइनली कैसे मिलेगा, तो उसके लिए फिर तुलन है मुंबई के दिल्ली। तो मुंबई दिल्ली में से क्या निकला? मुंबई क्यों निकला? क्योंकि इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बनना था। क्योंकि इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बनना था। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बनना है, उसका कोर्स मुंबई में ही अवेलेबल है, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में है बट फील्ड वर्क वहीं ज़्यादा, क्योंकि पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वहीं है। इंटरनेशनल, तो उसके हिसाब से कौन सी दृष्टि हुई? प्रिय। प्रिय दृष्टि। तो प्रिय दृष्टि के आधार पे फाइनली मुंबई का आस्वादन हो गया, मुंबई का चयन हो गया और मुंबई पहुंच गए। बट ये विश्लेषण थोड़ा समझना था। विश्लेषण पैरेलल चल ही रहा है। जैसो जब वो चित्रण आपका हुआ था कि मीडिया करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं और भी ऑप्शन रहे होंगे, दोस्तों ने और भी बताया होगा कि ये कर लो वो कर लो, है ना। उसमें से आपने मीडिया को चुना, उसके पीछे आपकी कोई दृष्टि रही होगी, तो उस आधार पर तो तुलन विश्लेषण साथ साथ चलता ही है। तो ये सब क्रिया कंटिन्यूस चली रही है ना। उसके आधार पे फिर हम फाइनली कुछ चूज़ यहाँ को स्थिर कर रहे हैं। दो काम हो रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से अंदर जा रही है या कोई चित्रण ऊपर से नीचे जा रहा है ना। तो दोनों को हम एक एग्जाम्पल में देख लेंगे। हाँ जी सर, चयन माने सिलेक्शन चयन माने सिलेक्शन और आस्वादन प्रोसेस ऑफ रैलिश सिलेक्शन, करना, रैलिश, टू रैलिश। और विश्लेषण माने एनालिसिस और तुलन कॉन्टम्पलेशन। कंपैरिजन। नहीं कंपैरिजन। हाँ जी हो गया। और कुछ? भैया ये क्वेश्चन था कि मुझे विश्लेषण ठीक से अभी भी समझ में नहीं आया। विश्लेषण कौन समझाएगा? विश्लेषण कौन समझाएगा? हाँ जी बोलो। हाँ तो भैया लगभग एक पूरी घटना के रूप में देखते हैं तो जैसे टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक हुआ, हाँ जी सुनिए। टी ब्रेक हुआ तो चित्रण बना हुआ था कि चाय पीनी है, तो चाय का चित्रण बना हुआ था। तो जैसे मैं वहाँ गया तो वहाँ फिर मैंने तुलन किया कि चाय पीऊँ कि कॉफ़ी पीऊँ। तो फिर उसमें भी और डिटेलिंग में गया कि चाय यार कभी कभी फीकी आ जाती है, चाय नहीं पीता हूँ कॉफ़ी पीता हूँ। कौन सी दृष्टि? प्रिय। प्रिय दृष्टि। प्रिय दृष्टि में तुलन भी होता जा रहा है और तुलन में भी विश्लेषण भी चल रहा है। उसी मतलब चाय फीकी होगी तो ये विश्लेषण चल रहा है, और चाय और कॉफ़ी होगा ये तुलन चल रहा है। तो सही जा रहा हूँ? तो फिर जैसे ही विश्लेषण हुआ कि यार कॉफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहती है, तो मैंने टेस्टी का चयन मतलब कॉफ़ी का चयन कर लिया और कॉफ़ी का आस्वादन कर लिया। तो भैया मतलब विश्लेषण मतलब किसी के बारे में तुलना कर कर उसके बारे में सोचना कि क्या ज़्यादा अच्छा है। विश्लेषण का मतलब है श्लेष। श्लेष का मतलब होता है परत। परत जैसे प्याज की झिल्ली में कई परतें होती हैं। तो विश्लेषण का मतलब है कि किसी भी एक सुखी होने की संभावना को या दुखी होने की संभावना को, चार संभावना में से कोई एक संभावना को फाइनल करना है। तो चार में से एक को फाइनल करने के लिए चारों का ऑपरेशन करना पड़ता है। ये करूँगा तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ये करूँगा तो कितना सुख कितना दुख, ये करूँगा तो ये करूँगा तो वो। उसमें पहले से रखा हुआ चित्रण, पिछली बार चाय पिया था तो फीकी आ गई थी, तो इस तमाम सूचनाएं फिर उसमें लागू होती हैं। तो फाइनली जिस भी एक ऑप्शन के बारे में मुझको लगता है कि इससे अधिकतम सुख मिलेगा, लेकिन एक ऑप्शन तक पहुंचने के लिए मैंने सारे चार ऑप्शन के बारे में सब कुछ सोच डाला जो हो सकता था। तो चारों ऑप्शन के बारे में सारी संभावनाओं को इकट्ठा कर लेना और एक एक करके सब कुछ देखना, कहाँ अधिकतम सुख है उसके लिए सारी डिटेल को वर्कआउट करना, इसका नाम विश्लेषण। एनालिसिस। एनालिसिस। और भैया चित्रण मतलब ऑप्शंस। चित्रण मतलब मेरे सुखी होने की योजना। जिस भी चीज़ को करने से मैं चाय पी के सुखी होऊंगा तो चाय पीने की इच्छा, मैं कॉफ़ी पी के सुखी होऊंगा तो कॉफ़ी पीने की इच्छा, या मैं जॉब करके सुखी होऊंगा कि जॉब दे के सुखी होऊंगा
कि मैं समाज सेवा करके सुखी होऊंगा, कि मैं गवर्नमेंट जॉब से सुखी होऊंगा, कि मैं संन्यास लेके सुखी होऊंगा। जो भी योजना आपकी, जो भी आपका माइंडसेट है, सेट ऑफ मान्यता। और भैया आस्वादन मतलब स्वीकृति। आस्वादन का मतलब है किसी चीज़ का स्वाद लेना, स्वाद से आस्वादन बना। स्वाद लेना, सुख लेना। अच्छा, सुख लेना, सुख लेना। ठीक है भैया। बढ़िया हो गया। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का मतलब है कि निर्णय लेने की अक्षमता। इसलिए व्यस्तता की अच्छी परिभाषा है। व्यस्तता पड़ोस को बताओ, बिजी आदमी किसको बोलते हैं? बिजी आदमी। तो निर्णय लेने की अक्षमता बराबर व्यस्तता। निर्णय लेने की अक्षमता बराबर बिजीनेस। तो ज़्यादा बिजी लोग कौन हैं? जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कई फाइलें एक साथ खुली हैं और उसमें अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। यस नो करके हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग का मतलब भी यही है कि निर्णय लेने की अक्षमता। हम कोई चीज़ पे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए बार बार विश्लेषण चल रहा है। मतलब भैया तुलन और विश्लेषण चलता रह रहा है लेकिन आस्वादन नहीं हो पा रहा। आस्वादन नहीं हो पा रहा है। गुड, बढ़िया। फाइनली आस्वादन नहीं हो पा रहा है। ये करूं कि ये करूं, ये ठीक है कि वो ठीक है, इसमें ये झंझट है, उसमें ये झंझट है, नहीं चलेगा, नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। ये सब ओवर थिंकिंग है। तो फिर क्या भैया वो आत्मा की जो आवाज होती है, अंतरात्मा की आवाज, वो देखते हैं अभी अंतरात्मा की आवाज़ भी कहाँ होती है। उसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऐसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अंतरात्मा की आवाज़ है, मेरा एक दिल ऐसा कहता है, मेरा दिमाग ऐसा कहता है, एक मन ऐसा कहता है, दूसरा मन ऐसा कहता है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पास हैं। उनको कहाँ प्लेस होंगे उसको देखते हैं। माइक। इसका एक एग्जाम्पल और अभी दिमाग में आया। हाँ। करंट है चित्रण। मतलब हम जब यहाँ आए थे ना, तो हमने एक मोटिवेशन और लिया था यहाँ आने का कि यहाँ से फैमिली ट्रिप पर कुंभलगढ़ जाएंगे घूमने। हाँ। तो जैसे अभी हमारे हस्बैंड नहीं आए, वो अब आएंगे कल, और फिर हम जाएंगे। तो फिर सबसे पहला पॉइंट आया था कुंभलगढ़ में कहाँ स्टे करना है। तो उसके लिए गूगल किया, बहुत सारी चीज़ें देखी ऑनलाइन में, तो 4 रिजॉर्ट बेस्ट निकल कर आए। फिर 4 में से विश्लेषण में हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स आ गई थी कि ये 4 में से चूज़ करना है। देखो विश्लेषण कैसे हो रहा है अब। हाँ, 4 रिसोर्ट देखे, 4। अब कंसिडरेशन क्या है? पैसा कितना है? हाँ, मनी, फिर सुविधा, एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, हाँ, सेफ्टी, और उसके बाद फैसिलिटीज़, उसमें और एक्स्ट्रा क्या क्या हमें मिल रही है ना। तो हाँ। ये सब विश्लेषण हो गया। ये सब विश्लेषण एनालिस्ट किया हमने उस चीज़ पर। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने चूज़ किया कि विच इज़ द बेस्ट वन, और चूज़ करके जो हम सबने मिलके एक साथ डिसाइड किया। चूज़ किया, उसके पहले जो अधिकतम संभावना थी, हाँ। सब पैसा सबसे कम, सुविधा सबसे ज़्यादा, हाँ। उसका आस्वादन हो गया। उसका आस्वादन, अच्छा आस्वादन हमें लगा आस्वादन पूर्वक ही चयन होता है। अच्छा, वरना मेरा आस्वादन इसलिए अटका हुआ था, मुझे लगा हम जाएंगे फिर वो हम देखेंगे, उसके बाद आस्वादन आएगा शायद। तो एक पॉइंट आ रहा था माइंड में। बिल्कुल। हाँ, और फिर वो जैसे चयन हमारा कैसा आस्वादन हो गया है। कहीं भी जाएंगे तो पदार्थ अवस्था मिलेगी, प्राणावस्था मिलेगी, जीवावस्था मिलेगी और भ्रमित ज्ञान अवस्था मिलेगी। तो नहीं ऐसे भ्रमित, अभी इतना पता, हाँ सभी भ्रमित है, अभी तो हम भी भ्रमित है। नहीं हाँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि फाइनली जैसे जितना जितना आपको जीने का एक अपना सुकून बढ़ता जाता है, जीने की खुशहाली बढ़ जाती है। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो आसपास कोई घूमने की जगह होती है, जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनका मन होता ही है चलो वहाँ चलते हैं, दिखा के लाते हैं, घुमा के लाते हैं। अच्छा, अपने को तो सोचना भी नहीं है कहाँ जाके रुकना है, कहाँ क्या करना है, वो बाकी सेटिंग वो सब कर ही लेंगे। अब हमको लगता है इसमें क्या जाना है यार, आराम करेंगे थोड़ा, है ना। हाँ, फिर फैमिली साथ हो या कुछ और हो तो कोई पर्पस बनता है कि चलो परिवार सहित कुछ कर लेंगे ना, नहीं जाना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपके भीतर वो कंटेंटमेंट आता जाता है, ये बाहर से सुख खोजने वाला प्रवृत्ति घटता जाता है। फाइनली ये थकान ही देता है, निकलता कुछ नहीं। जब तक नहीं गए तब तक लगता है पता नहीं क्या देख लेंगे, और देखने के बाद लगता है ठीक है यार हो गया।
कहीं भी घूमने चले जाओ, 4 दिन बाद लगता है अब घर चलो बस। जैसे अभी से आने लग गया कि अब 8 दिन हो चुके हैं, अब हमें 2 दिन और आगे निकालने हैं, तो लेकिन बस बच्चे एक्साइटेड है, उनको वेट हो रहा है ठीक है। हम कब जहाँ वहाँ जाने वाले हैं। वो ठीक है, वो ठीक है। तो सब चीज़ों को धीरे धीरे ऐसा सेटल होता जाएगा। हाँ जी भैया, इसका मतलब चित्रण जो है वो चित्त की प्रवृत्ति है, चित्रण चित्त में चित्त छपा का हुआ गति है ना। चित्रण चित्त का गति है और चित्रण में सुखी होने की योजना रखी है और अब तक की सारी मेमोरीज वहाँ पे रखी है। हाँ, जो पिछले हमारे संस्कार हैं, प्रोसेस है अपने। आज तक मैं जैसे भी सुखी और दुखी हुआ हूँ उसकी सारी स्मृति और आगे सुखी होने की योजना वो छपा हुआ है, प्लस कुछ और भी है। उसी के हिसाब से निर्णय होगा। बढ़िया, आगे चलें। हाँ बोलो बोलो भाई, तुम जरूर बोलो। भैया धीरे 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 बोलना। हाँ भैया को ऐसा समझ सकते हैं चित्रण है, चित्रण में से मेरे को अरे यार तुम ऐसे बोलो जैसे मेरे को समझा रहे हो, ऐसे बोलो। जैसे चित्र सबसे पहले हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि मेरे को रसगुल्ला खाने का चित्रण आया, मेरे को रसगुल्ला खाने का चित्रण आया, मेरे को रसगुल्ला खाने का, रसगुल्ला का चित्रण। हाँ तो फिर मैं तुलन में जाऊंगा, तुलन में मुझे ये सोचना होता है कि मैं रसगुल्ला ही क्यों खाऊं, तुलन में ऐसा होगा। फिर विश्लेषण में जाऊंगा, विश्लेषण में ऐसा होगा जैसे कि रसगुल्ला ज़्यादा मीठा होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे रसगुल्ला खाने की इच्छा कहाँ से आई, पहले से खाया है, कोई चित्रण पहले से रखा है। तो जितने प्रकार के भी सुख हमने आज तक भोगे हैं उसका मेमोरी चित्रण में रखा है, उसमें से कोई मेमोरी कोई समय में उभर के आ जाती है। जब आप बोलते हो ये मेरी इच्छा है तो उस समय में कोई पुराना जो सुख भोगा हुआ है वो फिर से उभर के आ गया और मैं कहता हूँ कि हाँ ऐसे मेरे को दोबारा चाहिए। तो रसगुल्ले में कौन सा, रसगुल्ला खाने की इच्छा, कोई पुरानी मेमोरी थी उभर के आ गई, रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई। कौन सी दृष्टि, प्रिय दृष्टि, ठीक है। अब रसगुल्ला खाने में भी कोई दुकान विशेष पे ज़्यादा अच्छा बनता है। फिर रसगुल्ला खाने की इच्छा मतलब अब कहाँ से मिलेगा, कौन लाएगा, कौन सी दुकान है, सब चलेगा अब इसमें, है ना। तो उसमें पता चलेगा कि एक दुकान है बहुत दूर है, अच्छा तो मिलता है पर दूर बहुत है, इतनी दूर कौन जाएगा। तो क्या हो गया, एक संभावना कट हो गई। कैसे हो गई, वो प्रिय नहीं लग रहा है दूर जाना। एक और दुकान है वहाँ मिलता तो है पर बहुत महंगा है ना। जैसे किसी बड़े होटल में चाय पियो तो वही चाय हो सकता है 280, है ना। एयरपोर्ट पे चाय पीते हैं तो 150 रुपये से कम की नहीं मिलती, 150 रुपये की, तो वो चाय वही रहती है। तो इसका मतलब है कि हमको लगता है कि कोई चीज़ इतने की तो नहीं है। तो कौन सी दृष्टि, धन दृष्टि। धन दृष्टि के आधार पे विश्लेषण हुआ और आस्वादन हो गया। आस्वादन नहीं हुआ, ऐसी चाय नहीं पीनी है, तो चयन हो गया कि नहीं करना है। तो इसका मतलब है कोई भी इच्छा को पूरा करने के लिए तुलन विश्लेषण होता है, उसमें कोई दृष्टि काम कर रही है। कौन सी दृष्टि, फिर रसगुल्ला खाना है और पता चला कि आपको डायबिटिक है, कौन सी दृष्टि, हित दृष्टि। वो कहता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वो कहता है रसगुल्ला खाते ही ना गोली खा लूंगा। अब कौन सी दृष्टि, प्रिय दृष्टि। तो प्रिय दृष्टि ने हित दृष्टि को दबा दिया। आस्वादन किस चीज़ का हो गया, रसगुल्ले का हो गया, पर ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है तो ऊपर से गोली डाल दूंगा, तो चयन हो गया। इसमें विश्लेषण क्या होगा फिर, विश्लेषण हो गया खाऊं कि नहीं खाऊं। विश्लेषण हुआ कि कहाँ से मिलेगा, कौन लाएगा, मेरे को ही जाना है क्या। तो किसी इच्छा को पूरा करने के लिए जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं उसको पूरा करके रसगुल्ला जीभ तक आ जाए, इसके लिए जितना सारा जुगाड़ है इसका नाम विश्लेषण। तुलन में भी तुलन में फिर प्रिय हित लाभ देखते हैं। तुलन का मतलब आधार है। जैसे रसगुल्ला आ गया, अब 1 खाऊं कि 2 खाऊं, इच्छा पे, और 3 खाने के बाद लगा अब ठीक अब नहीं खाना है, फिर भी मन हो गया तो 1 तो और ले सकता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, तुलन। 1 खाऊं कि 2 खाऊं, अब ये शरीर दृष्टि आ गई।
ठीक है, साथ साथ विश्लेषण भी चल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, आस्वादन के आधार पर ही चयन होता है। जब तक कोई चीज़ का आस्वादन नहीं होगा तो उसका चयन नहीं होगा। और आस्वादन ये हो गया कि आस्वादन नहीं हो रहा है तो चयन नहीं होगा। ऐसे अभी आपने क्वेश्चन पूछने के लिए माइक उठाया, कैसे उठाया, क्यों उठाया? दिमाग में चित्रण थे क्वेश्चन पूछ के सुखी होने की इच्छा, अपना उत्तर पाके सुखी होने की इच्छा, ठीक। और फाइनली हुआ कि वो आस्वादन हो गया तो माइक हाथ में उठा लिया, ठीक। अब वो इच्छा पूरी करने के प्रयास में हम लोग बात कर रहे हैं और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चित्रण क्या है, तुलन क्या है, विश्लेषण क्या है, आस्वादन क्या, ठीक है। बढ़िया, आगे चलूँ? गुड। भैया जैसे ये तुलन है, इसमें आपने कहा कि तुलन आधा ही है, क्या तुलन हमेशा प्रिय, हित, लाभ और न्याय, धर्म, सत्य के मध्य ही होगा? न्याय धर्म सत्य की हमारी समझ नहीं है, इसलिए न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा बनी रहती है, लेकिन तुलन उसके अनुसार नहीं हो पाता। अभी हम न्याय को कैसे समझे हुए हैं, एक सबके लिए समोसे लेके चलूँ, सबके हिस्से में बराबर आ जाए, ये न्याय है। तो अभी हमने न्याय को प्रिय के लेवल पे परिभाषित किया, कभी न्याय को हित के लेवल पे परिभाषित किया। संबंध की समझ नहीं है तो वो भी प्रिय हित लाभ में चल देता है। न्याय क्या है, सबको समान पैसा मिल जाए, तो ये प्रिय हित लाभ में ही घूम जाता है। अपेक्षा बनी रहती है, उसकी हमारी योग्यता नहीं है। योग्यता कैसी होगी, व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, तब जाके योग्यता आई। अभी क्या है, टाइम पे खाना खिला दूं ये न्याय है, मैंने दूसरे के साथ में न्याय किया। तो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने को हमने न्याय माना, किसी की शरीर की आवश्यकताएं पूरा नहीं हो रही हैं, उसके साथ अन्याय हो रहा है ऐसा माना, तो सब कुछ हमारा शरीर पे परिभाषित हो रहा है, न्याय भी, धर्म भी, सत्य भी। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अब आस्वादन पे बात कर लेते हैं। देखिए, दुनिया का हर मानव के पास 3 प्रकार से वो सुखी होता है। दुनिया के सभी मानव के पास सुखी होने के लिए 3 दरवाजे हैं, चौथा नहीं है। एक बोला रुचि मूलक, अब आगे भी मूलक नहीं लिखूंगा, रुचि मूलक और मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। तो रुचि क्या हो गई, इंद्रियों के आधार पे इंद्रियों से सुख पाता हूँ तो वो रुचि मूलक है। भाव से सुख पाता हूँ तो वो लक्ष्य मूलक है। संबंध से सुख पाता हूँ और लक्ष्य से सुख पाता हूँ, मुझको जिंदगी में क्या पाना है। जब मैं जिंदा रहने को जीना मानता हूँ तो पाना क्या होगा। जब जिंदा रहने को जीना मानता हूँ तो सबसे बड़ा सुख क्या होगा, सबसे बड़ा सुख इंद्रियां। और संबंध को कैसे पहचानूंगा, मोहवश। वो इसी मोह से मुक्त होने बोलते हैं, मोह से नहीं, मोह नहीं करना है ऐसा बोलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से मुक्त होना है। लेकिन शरीर के होने का कोई पर्पस है, वो पर्पस की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो छोड़ना है, छोड़ने वाला बात होती है, जुड़ना है वाला बात नहीं होती। पाना क्या है, इंद्रियों से सुख पाने के लिए सुविधा पाना है, सुविधा के लिए संग्रह करना है। ये हमारी ज़िंदगी है। अब वो जॉब से आ जाए, बिजनेस से आ जाए, है ना, नंबर 2 से आ जाए, 3 से आ जाए, 4 से आ जाए। दूसरा एक लक्ष्य और भी है। ये एक लक्ष्य है, जब मैं शरीर से सुख मानता हूँ और जब ईश्वर में सुख मानता हूँ तो ईश्वर का भक्ति और संसार से विरक्ति, ये ईश्वर वाला मॉडल है।
तो हमारे पास दो मॉडल हैं। एक मॉडल है कि शरीर बराबर सुख, दूसरा मॉडल है ईश्वर बराबर सुख। ये दूसरा मॉडल है। अब जीने के स्वरूप में क्या होगा? जब जीने की बात करेंगे तो अब क्या पाना चाहता हूं? जब जीने की बात करेंगे तो अब क्या पाना चाहता हूं? तो सुविधा समाधान, सुविधा से सुख पाने की बजाय मैं समाधान बराबर सुख है ऐसा पहचानता हूं। ज्ञान ही, समाधान ही मेरे सुखी होने का आधार है, ऐसा पहचान लेता हूं। संग्रह की जगह समृद्धि को सुख के आधार के स्वरूप में पहचानता हूँ। गरीबी अमीरी दोनों इस धरती का बोझ है, दोनों ही मानसिक गरीबी है, दोनों ही झंझट का कारण है। तो मैं समृद्धि को पहचानता हूँ। भक्ति के स्थान पर मैं अभयता को पहचानता हूँ। भय से मुक्त होने के लिए किया गया प्रयास ही भक्ति है। तो मैं अभय हो जाऊं, अभय होने से मैं सुखी होता हूं। विरक्ति जैसा, अकेले जैसा कुछ होता नहीं है ना, डिटैच होने जैसा कुछ होता नहीं है। फाइनली एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। तो मैं विरक्ति के स्थान पर सह अस्तित्व को पहचानता हूँ। सभी इकाइयाँ सृष्टि में, सभी इकाइयाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो मुझको, भाई बहन को, एक दूसरे की जागृति में पूरक होना है। पति पत्नी को भी एक दूसरे के लिए पूरक होना है। ऑफिस में भी पूरक होना है, मोहल्ले में भी पूरक होना है। ऐसा जब मैं पहचानता हूं तो इसका नाम मानव लक्ष्य है। तो मानव लक्ष्य की पहचान और उसको आचरण में जीने की योग्यता, ये मेरा लक्ष्य हो जाता है। तो इससे ये मेरा लक्ष्य है। अब संबंध कैसा होगा? अब संबंध में मूल्य होता है। मूल्य का मतलब भाव की निरंतरता। ठीक है? तो मानव लक्ष्य से स्वयं का तृप्त होना, संबंध में तृप्त होना। अब इंद्रियों का क्या होगा? अब इंद्रियों का क्या होगा? इंद्रियों का स्वयं स्फूर्त नियंत्रित रहना। तो संज्ञानीयता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संवेदनाओं के नियंत्रित रहने का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य से मुक्ति हो जाना, अटैच होने से भी मुक्ति हो जाना, डिटैच होने से भी मुक्ति हो जाना। अपने आप एक निश्चित अच्छी दूरी को पहचान लेना। देखो, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया बात है। एक बहुत बढ़िया बात यह है कि पूरे अस्तित्व में एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसको बोलते हैं अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था क्या मतलब? अच्छी निश्चित दूरी क्या बोलेंगे इंग्लिश में? गुड डिस्टेंस। गुड डिस्टेंस है, गुड डेफिनेट डिस्टेंस। जैसे एटम के अंदर जब पार्टिकल हैं, वो ऑर्बिट के पार्टिकल, सेंटर के पार्टिकल सभी एक अच्छी निश्चित दूरी में बने ही रहते हैं, तभी परमाणु व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। ये ठीक हो गया? एटम एक निश्चित दूरी में ही एक दूसरे को पहचानते हैं, उससे ज़्यादा होने से, कम होने से नहीं पहचानते हैं। मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब ही है कि उससे कम दूरी हो गई तो भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, ज़्यादा हो गया तो भी एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। तो मॉलिक्यूल अच्छी निश्चित दूरी में एक दूसरे को पहचानते हैं। किसी धरती का मास और उसका डायामीटर और उसका कंसंट्रेशन मैटर का, उसके आधार पे उसका ऑर्बिट कितना बड़ा होगा वो डिसाइड होता है। तो धरती को सूरज से कितना दूर रहना है, चांद को धरती से कितना दूर रहना है,
अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था, और उसको एक बढ़िया सिद्धांत एक और भी है कि हर इकाई अपने आप में अपने प्रभाव क्षेत्र सहित होती है। हर इकाई का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है ना। तो दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को कितनी दूर रहना है, दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को हस्तक्षेप नहीं करना है और परस्पर मिलके कोई अच्छी भूमिका, सही भूमिका में आ जाना है। जैसे चांद धरती से कितना दूर रहेगा कि धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चांद नहीं घुसेगा, और चांद के मैग्नेटिक फील्ड में धरती ऐसा नहीं घुसेगा, तो उतना दूर रहेंगे कि दोनों के प्रभाव क्षेत्र एक दूसरे को टकराएं नहीं, एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करें। लेकिन इतना दूर भी नहीं रहेंगे कि एक दूसरे को पहचानना बंद कर दें। तो व्यवस्था के अर्थ में नजदीक आना और अव्यवस्था ना हो इतना दूर रहना, इसको अच्छी निश्चित दूरी बोला। तो अच्छी निश्चित दूरी का मतलब है हर इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र सहित है, तो दो इकाइयां एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना एक दूसरे के साथ अपनी व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी को पहचानती हैं। इसका नाम अच्छी निश्चित दूरी का सिद्धांत है। जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं तो फ्लेम के ऊपर रोटी रख देते हैं कि बीच में डिस्टेंस बनाते हैं, बीच में वो रखते हैं, है ना, वो जो स्टैंड सा रहता है उसके ऊपर रखते हैं। पंखा चलता है तो सर के ऊपर लटका देते हैं कि उसको ऊपर रखते हैं, और ऊपर भी 10 फुट ऊपर नहीं टांग देते हैं। जहाँ कहीं छत बहुत ऊंची होती है तो एक रॉड लगा के पंखा एक जगह लगाते हैं जहाँ से हवा मिल जाए और सर ना काटे, दोनों बात का ध्यान रखते हैं। तो अब इस प्रिंसिपल को सभी जगह अप्लाई करके देखिए, तो हर जगह आपको पता चलेगा कि हर जगह पूरी सृष्टि में अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था का स्वरूप है ना। अब बिस्तर को, बेड को जमीन से कितना ऊपर रखते हैं ताकि कीड़े मकोड़े, कोई चीज़ नीचे घूम रही है फर्श पे, वो बेड पे ना चढ़े, और इतना भी ऊपर नहीं करते हैं बेड को कि सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़े, उठने में आसानी रहे। तो इसका मतलब है कि हर जगह हम एक अच्छी निश्चित दूरी को पहचान रहे हैं, है ना। आप कितने दूर बैठते हो बोर्ड के? यदि ये एलईडी नहीं होता तो कहाँ बैठ सकते थे? तो मैक्सिमम जहाँ आप बैठे हो इसके बाद बोर्ड दिखना बंद हो जाता है। तो फिर हम उतनी दूर बैठेंगे जितनी दूर में लिखा हुआ पहचान सकते हैं। हम बोर्ड के ऊपर भी चढ़ के नहीं बैठ जाते, ऊपर से झांक झांक के देख रहे क्या लिख रहा है, ऐसा भी नहीं करते। बुक को ऐसा नहीं पढ़ते। कैसा पढ़ते हैं? 24 सेंटीमीटर कितना होता है? 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो इतना दूर रख के पढ़ते हैं। वो वहाँ कैमरे के पास रख के नहीं आ जाते हैं, कैमरा लाके हमारे मुंह पे नहीं लगा देते हैं, एक निश्चित दूरी में रखते हैं। वहीं क्यों बैठता है ये? पीछे भी जाके बैठ सकता था, आगे भी नहीं आता है, वहीं एक जगह फिक्स कर रखी है। ये एलईडी इतनी दूर क्यों रखी है? तो इसका मतलब है ये स्पीकर यहाँ क्यों रखा है? क्योंकि ये मेरे कान के लिए है। आपको कितनी आवाज़ जा रही है ये स्पीकर मेरे को बताता है। ये नहीं रहेगा तो मैं ज़बरदस्ती चिल्लाते रहूँगा। तो इसका मतलब है आप किसी भी जगह में देखेंगे अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। पूरे अस्तित्व में कपड़ा कैसे सिलते हैं? इतना भी नहीं सिलते कि लटका ही रहे, और इतना भी टाइट नहीं करते हैं कि सांस मत आए। अच्छी निश्चित दूरी। माइक अच्छी निश्चित दूरी। अंगूठी अच्छी निश्चित दूरी। इतनी भी टाइट नहीं करें कि उंगली कट जाए और अपने आप ही गिर जाए, ये भी ना हो जाए, ठीक है। अब किसी भी जगह में देखो अच्छी निश्चित दूरी। दो पेड़ लगाते हैं, आम और आम के बीच की दूरी, अमरूद और अमरूद के बीच की दूरी, अच्छी निश्चित दूरी। इतनी दूर भी नहीं लगा देंगे कि प्रोडक्शन ही नहीं मिले, और इतना नज़दीक भी नहीं लगा देंगे कि वो एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को काटेगा। क्या समझ में आया? ठीक है, अच्छी निश्चित दूरी। अब मैंने समझा दिया, अब टेस्ट लेता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया। मानव के बीच में अच्छी निश्चित दूरी क्या होगी?
यही क्वेश्चन सोच रहे थे हम, हैं? यही क्वेश्चन सोच रहे थे, यही सोच रहे थे। अब बताओ, दो मानव के बीच में अच्छी निश्चित दूरी क्या होगी? यही क्वेश्चन था कि मानव मानव में निश्चित दूरी की निश्चितता हम कैसे डिसाइड करें, कि यही। हमें किससे कितना डिस्टेंस रखना चाहिए और किससे कितना नहीं रखना चाहिए। बताओ, मैंने तो बता दिया, अब आप बताओ। अब यही क्वेश्चन चल रहा था अभी, तो दिमाग में आया एकदम क्वेश्चन। हाँ जी, मानव मानव के बीच में अच्छी निश्चित दूरी कैसे काम करेगी? हाँ जी, मानव मानव के बीच में जो अच्छी निश्चित दूरी है वो फिजिकल के लेवल पर डिफाइन नहीं कर सकते उसको। उसको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं हूँ, मेरा जो प्रभाव क्षेत्र है वो इतना ना बढ़े कि सामने वाले को मैं इंटरफेयर करना चालू कर दूँ। तो अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर डिश पसंद है तो मैं उस लेवल पे नहीं जाऊँगा कि यही बनाओ और यही खाओ, नहीं तो फिर वहाँ पे फिर वो डिस्ट्रक्शन आना चालू हो जाता है, डिफरेंसेस आने चालू होते हैं। तो मैं उस लेवल पे रहता हूँ कि जहाँ पर मेरा जो सोचना है या जो मैं हूँ, मेरा प्रभाव क्षेत्र बना रहे और वो अंदर ना घुसे। दूसरे वहीं पर मैं अपने भाव को या अपने आप को इतना दूर नहीं कर दूंगा कि सामने वाले के भाव को नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। बढ़िया। तो वो एक डिस्टेंस है जो शायद रहती है दोनों में। तो मानव मानव के बीच में जो दूरी है वो बेसिकली सारी दूरियां व्यवस्था के अर्थ में है। मानव मानव के बीच में व्यवस्था क्या है? सुखी होना, ठीक? तो हम किसी के कितना नज़दीक जाते हैं ताकि सुख पा सकें, और किसी से कितना दूर रहते हैं ताकि दुख ना पाएं। ये लगातार ध्यान बनाए रखते हैं। मैं किसी के कितना नज़दीक जाऊंगा ताकि सुख पा सकूं, बहुत दूर रहूंगा तो सुख नहीं पा सकता हूं, और कितना नज़दीक नहीं जाऊंगा ताकि दुख मत मिले। तो कुछ लोग हैं जो जिनसे हम मिलते हैं जो हमारे घर कभी नहीं आते हैं, ज़िंदगी भर बाहर ही मिलते हैं। फिर कुछ लोग हैं जो घर आते हैं लेकिन बाहर वाले ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं। कुछ लोग हैं जो अंदर वाले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। कितने लोग ऐसे हैं आपके घर में जो आपके घर में किसी भी कोने में चले जाते हैं, जो आपके घर के नहीं हैं, है ना? तो आपको पता चलेगा ये कुछ ही लोग हैं जिनके साथ में आपने दूरी अलग तरह से पहचान रखी है ना? तो इसका मतलब है चाहे पति पत्नी है, चाहे भाई बहन है, चाहे भाई भाई है, हम हर एक के साथ में ऐसे ही दूरी पहचाने हुए हैं। किन्हीं मुद्दों पे पति पत्नी काफ़ी दूर रहते हैं, किन्हीं मुद्दों पे। इन मुद्दों को नहीं छेड़ना है, ये सब हॉट सीट वाले मुद्दे। किन्हीं मुद्दों पे हम बहुत नज़दीक होते हैं। तो मुद्दों पे आधारित भी हमारा नज़दीकी और दूरी होता है। तो इसी तरह से भौतिक दूरी, जो फिजिकल दूरी मानव मानव के बीच है, वो फिजिकल व्यवस्था के अर्थ में है। जो भावनात्मक दूरी है वो सुख के अर्थ में है। ये इस दूरी में गड़बड़ कैसे होता है? स्वयं को शरीर मानते हुए मैं लोभ मोह काम से सुखी होने के लिए आकर्षित होता हूँ और मैं झपा जाता हूँ। इसको छत्तीसगढ़ में एक शब्द यूज़ करते हैं, झपा जाना, आकर्षित हो जाना, और वो फाइनली अव्यवस्था में लैंड करता है। इसका मतलब है कि शरीर से सुखी होने के अर्थ में दूरी को पहचानना है कि एक दूसरे के साथ मानव होने के अर्थ में दूरी को पहचानना है। तो जब मैं शरीर के साथ दूरी को पहचानता हूँ तो आकर्षण और विरोध में जाता हूँ, है ना? अपने सुख पाने के लालच में मैं किसी के उतना नज़दीक जाता हूँ जहाँ उतना नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं थी, और फिर जब उससे परेशान होता हूँ तो इतना दूर जाता हूँ कि संबंध खत्म होता है। अभी क्या स्थिति होती है? या तो हम अति अपेक्षा करते हैं, और जब अति अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो आज के बाद तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है। तो कोई अपेक्षा नहीं है ऐसा भी नहीं जिया जा सकता है। अति अपेक्षा पूरा नहीं हो सकता है। तो समझदारी का इतना ही मतलब है किससे क्या अपेक्षा किया जाए, क्या अपेक्षा ना किया जाए, और अपेक्षा मानव लक्ष्य के अर्थ में किया जाए कि भोग के अर्थ में किया जाए। हर जगह बार बार वही तय होगा। तो स्वयं को मानव रूप में पहचान लेने से फिर हम सामने वाले व्यक्ति के साथ में एक सही डिस्टेंस को पहचान लेते हैं कि हम व्यवस्था के अर्थ में नज़दीक आएंगे, अव्यवस्था के अर्थ में नज़दीक नहीं आएंगे। तो
तो मानव मानव के बीच में भी अच्छी निश्चित दूरी कब पहचान में आई? जब मानव लक्ष्य पहचान में आएगा। तो इस रूप में सृष्टि की सभी इकाइयाँ व्यवस्था के अर्थ में साथ साथ हैं, एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को हस्तक्षेप किए बिना। जैसे शिविर हमने कैसे चलाया? आपको मानना नहीं है, इसका क्या मतलब है? आपके प्रभाव क्षेत्र को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके प्रभाव क्षेत्र को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई चीज़ छोड़ना नहीं है तो आपके प्रभाव क्षेत्र को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई उपदेश नहीं देंगे, आपके प्रभाव क्षेत्र को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। और सही का प्रस्ताव आपके सामने रखते जाएंगे। तो इसका मतलब है, इसलिए यह शिविर इतने आराम से चलता है। तो दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना उसके सुखी होने की संभावना को बढ़ा देना, ये नज़दीक आने की जगह हुई। डे बाय डे हम नज़दीक आए कि दूर गए? डे बाय डे हम एक दूसरे के नज़दीक आए, एक दूसरे पे हमको भरोसा हुआ, मिल के साथ में चला जा सकता है और इसको और समझने की आवश्यकता है, ऐसा हमारा ध्यान गया। बढ़िया, ठीक हो गया। तो ऐसा हम हर जगह पहचान सकते हैं। क्यों ये चर्चा निकल के आई? ये चर्चा कहाँ से निकली? इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ गई थी? हाँ, इंद्रियों से आवश्यकता पड़ी, है ना। तो संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। यदि मैं लक्ष्य से स्वयं में तृप्ति पाता हूँ, संबंध से स्वयं में तृप्ति पाता हूँ, तो इंद्रियों से तृप्ति पाने की मेरी निर्भरता खत्म हो जाती है। आवश्यकता अनुसार खाते हैं तो स्वाद मिलता ही है, आवश्यकता अनुसार सोते ही हैं, आवश्यकता अनुसार सारे काम होते ही हैं, लेकिन उनसे फिर मैं सुख की निरंतरता की अपेक्षा नहीं करता हूँ। तो जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है, उसी में सुख की निरंतरता को अपेक्षा करना, सुखी होने का प्रयास करना ही दुख का कारण है। तो इंद्रियां दुख का कारण नहीं है, शरीर दुख का कारण नहीं है, भौतिक वस्तुएं दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण, पैसा दुख का कारण नहीं है, पद दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण केवल और केवल मेरी मानसिकता में वास्तविकता को ना पहचान पाने की स्थितियां हैं, अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन। पहुंच गया? ठीक हो गया? तो व्यावहारिक रूप में, है ना, कितना बढ़िया है। एक एक जगह में कितनी सटीकता से हम, यदि अब सारे प्रिंसिपल आप देखोगे, सारी थियरीज आप देखोगे, तो बिल्कुल नए तरीके से पूरी थियरीज गढ़ रही, मतलब अस्तित्व बिल्कुल कुछ और है और हम जिस तरह से सोच रहे थे, मान रहे थे, वो बिल्कुल कुछ और है। उसका प्रमाण क्या है? हमारे सारे प्रयासों के बावजूद और उपलब्धियों के बावजूद हम खुश नहीं हैं। भाई तुम इतने स्मार्ट हो तो खुश क्यों नहीं हो यार? सिंपल सी बात है ना, खुश रहो ना, क्या दिक्कत है? तुम इतने सुलझे हुए हो, इतनी थियरीज जानते हो, इतने उपलब्धियां पाए हुए हो, खुश क्यों नहीं? बस अपने आप से यही पूछना है कि मैं खुश क्यों नहीं? कैसा रहेगा? फिर चाहे कोटा में पढ़ाओ कि दिल्ली में पढ़ाओ, तो जो कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम कम है, जिस मानसिकता से कर रहे हैं प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा है। चलिए सर, एक शब्द का मतलब है, एक शब्द का मतलब समझ नहीं आया। निर्मूल्यन क्या है? क्या होगा? निर्मूल्यन। निर्मूल्यन, अवमूल्यन का मतलब है किसी चीज को कम करके आंकना, अधिमूल्यन का मतलब है उससे ज़्यादा आंकना, और निर्मूल्यन का मतलब है कुछ का कुछ आंकना। जैसे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये क्या है? ये निर्मूल्यन हो गया। बोले पैसा क्या है? बोले पेड़ पे नहीं लगता। अब ये पता नहीं निर्मूल्य अधिमूल्यन है कि क्या है ना? ये अधिमूल्यन हो गया, क्योंकि सच्चाई ये है कि पैसा पेड़ पे ही लगता है। जिस साल फसल अच्छी होती है उस साल इकोनॉमी अच्छी होती है। बोले रेत से तिल नहीं निकलता है, वो रेत से तेल नहीं निकलता, जबकि तेल रेत से ही निकलता है। जितने भी तेलीय पौधे होते हैं वो रेतीली मिट्टी में अच्छे होते हैं। तो सच्चाई ये है कि पैसा पेड़ पे ही लगता है, रेत से ही तेल निकलता है। सब हमारा उल्टा पुल्टा। चलो
हाँ जी, तो इससे ये पता चला, तो अब हमको अपनी आस्वादन क्रिया का पता चला कि मानव 3 प्रकार से सुखी होता है। वो इंद्रियों से सुख पाता है, संबंध से सुख पाता है, और जिंदगी में जो उसने लक्ष्य पहचाना है उससे सुख पाता है। जब हम अपने में शरीर मानते हैं तो ये ऐसे चलता है, तो इधर भी कन्फ्यूज़न, इधर भी कन्फ्यूज़न, इधर भी कन्फ्यूज़न। सही पहचान लेते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इसको मैंने आपके सामने कहने की कोशिश की। ये बात क्लियर हो गई? ठीक। अब थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं, अब थोड़ा सा आगे प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए, कुछ शब्द और हैं जो हमारे सुने हुए हैं, तो वो भी सामने आ जाएं। जैसे एक शब्द ये दे सकते हैं कि आस्वादन क्रिया का नाम मन है और चयन क्रिया का नाम आशा है। एक दूसरी भाषा और है जो अपने तक पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे जब मैं आस्वादन कर रहा होता हूँ उस समय मैं अपने में होता हूँ कि अपने से बाहर होता हूँ। जैसे मैं रसगुल्ले का स्वाद ले रहा हूँ, किसी ने मेरा पैर छुआ है, उस समय मेरा ध्यान कहाँ है? अपने में है कि अपने से बाहर है? अपने में है। रसगुल्ले के समय रसगुल्ले के साथ हूँ, और पैर छुआ है ना, तो उस समय में जो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं हूँ, इसको मैं स्वीकार पाता हूँ क्योंकि सामने वाले ने मुझको स्वीकारा है। तो इससे ये बोला कि जब मैं आस्वादन कर रहा हूँ तो अपने में हूँ, जब मैं चयन कर रहा हूँ तो मैं बाहर हूँ। इसलिए 2 नाम दिया कि आस्वादन क्रिया स्थिति है, इसको स्थिति क्रिया कहा, और इनको गति क्रिया कहा। तो आस्वादन पूर्वक चयन होता है जब मैं कोई चीज में मेरे को सुख भासता है तो उसको पाने के लिए मैं दौड़ता हूँ। तुलन पूर्वक विश्लेषण होता है, तुलन स्थिति है, विश्लेषण गति है, और चित्रण, हाँ जी फिर से बोलता हूँ, आस्वादन के आधार पर चयन होता है, तुलन के आधार पर विश्लेषण होता है, और चित्रण पड़ोसी के आधार पर होता है। हाँ, चित्रण की स्थिति गायब है, चित्रण की जगह में यहाँ ब्लैंक है। तो चित्रण का आधार हमारे पास नहीं है, तो चित्रण का आधार पड़ोसी होता है। और पड़ोसी को देख के क्या सीखा? सामान से सम्मान की तलाश, और सुविधा से, इंद्रियों से सुख की तलाश। ऐसे बहुत सारे चित्रण मेरे पास रखे हुए हैं। तो तुलन क्रिया का नाम वृत्ति है, और विश्लेषण क्रिया का नाम विचार है। डस्टर दो। और चित्रण क्रिया का नाम इच्छा है। चित्रण क्रिया का नाम इच्छा है। आशा, विचार, इच्छा तीनों को एक साथ मिला के बोला तो इसका नाम कल्पना है। और कल्पना वाला जो पार्ट जीवन में है, ये पूरा का पूरा ब्रेन पे कल्पनाशीलता प्रोसेस रहती। कल्पनाशीलता ब्रेन के ऊपर पूरा पड़ा रहता है, जो हमारी वर्किंग मेमोरी, इसलिए शरीर का ये पार्ट ब्रेन यहाँ तक आया, इसके ऊपर ब्रेन का कोई काम नहीं। समझने के समय में, अनुभूति के समय में ब्रेन का कोई काम नहीं, काम ही नहीं आता है, वो डायरेक्ट जीवन में हो रहा है ना। तो बेसिकली ये ऊपर वाले हिस्से में ब्रेन का कोई काम नहीं है। तो ब्रेन से यहाँ तक मामला आया, ये कल्पनाशीलता जीवन में है, ये ब्रेन के ऊपर प्रोसेस्ड रहता है। फाइनली ब्रेन की हैसियत यहीं तक है
इसके ऊपर जो चीज़ घटती है वो जीवन में डायरेक्ट घटती है, फाइनली वापस लौट के जब आते हैं तो ब्रेन फिर काम में आता है। इसको और चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब एक भाषा प्रयोग करते हैं। देखो ये स्थिति और गति, ये कहाँ से आ गया? तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है। तो स्वयं में व्यवस्था का मतलब स्थिति है और व्यवस्था में भागीदारी गति है। जैसे समझना स्थिति है कि गति है? समझना स्थिति है, समझाना गति है। तो समझाना क्या है? व्यवस्था में भागीदारी है। समझना स्वयं में है। तो स्थिति का मतलब होने का स्वरूप, होना। गति का मतलब रहने का स्वरूप, व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप। इसी को बोला हाल। देखो इसी को बोलते समय बोला, जब मानव में बात करेंगे इसी को बोला मन स्थिति, इसी को बोला मनोगति, इसी को बोला हाल और इसी को बोला चाल। क्या पूछते हैं? हाल चाल क्या है? तो हाल चाल का मतलब क्या पूछ रहे हैं? हाल चाल का मतलब है मेरे मन की स्थिति कैसी है, और चाल का मतलब जो बाहर चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, घर कैसा है, ऑफिस कैसा है, बिजनेस कैसा है। तो हाल का मतलब स्थिति, चाल का मतलब गति। हाँ जी, आगे चले। स्थिति गति समझ में आ गया? स्थिति गति को ही व्यावहारिक भाषा में कहा, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। जो जिसके पास है वो स्थिति है, जो बांटेगा उसका नाम गति है ना? तो इसका मतलब सूत्र है कि स्थिति गति नित्य वर्तमान है। हर इकाई अस्तित्व में स्थिति गति के स्वरूप में है। कोई इकाई अस्तित्व में ऐसी नहीं है जिसमें स्थिति हो गति ना हो, गति हो स्थिति ना हो। हर इकाई है और उसके होने का कोई पर्पस है। व्यवस्था में भागीदारी। भैया क्या बोला? क्या कहा? क्या बोला? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि सृष्टि में कोई भी इकाई ऐसी नहीं है जो हो और उसके होने का कोई पर्पस ना हो। तो हर इकाई अपने पर्पस के साथ है। पर्पस उसका व्यवस्था में भागीदारी है और होना उसका स्वयं में व्यवस्था है। आम का पेड़ है, उसकी कोई व्यवस्था में भागीदारी है। नीम का पेड़ है, कुत्ता है, गाय है, बैल है, वायरस है ना, बैक्टीरिया है, धरती है, मानव है। जो कुछ भी नेचर में है उसके होने का कोई पर्पस है। इसका मतलब हर इकाई स्थिति गति के स्वरूप में है। भैया ये और मानव में स्थिति ठीक नहीं है तो वो दुर्गति के स्वरूप में है। मानव में समझ नहीं है तो उसका गति कैसा हो? गति होगा कि दुर्गति होगा? इसलिए मानव का दुर्गति है, क्योंकि उसका स्थिति अपने आप में अपूर्ण है। अपूर्णता के साथ गति करेगा तो उसका नाम दुर्गति है। तो भैया उस स्थिति में जब हम किसी कारणवश दुखी हैं, किसी कारणवश दुखी हैं, लेकिन हम और हमारे घर में गेस्ट आ गए, तो हम उनके सामने ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से हूँ। हाँ। या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, वो ठीक है, और इसी बीच में कोई घर में आ गया तो हम एक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो वो स्थिति और गति अलग अलग हो गई। हाँ, क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि हम ये इसका दिखाना मतलब ये तो चाहते हैं। समझ में आया कि स्थिति अभी ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, और गेस्ट आ गया और उसने देख लिया कि तुम दोनों का रोना गाना चल रहा है, और गेस्ट के पास भी ये इंप्रेशन चला गया कि तुमको जीना नहीं आता है, तो इससे स्थिति और ख़राब होगी कि ठीक होगी? और ख़राब होगी। तो जितना दुख पा रहे हैं इससे ज़्यादा दुख ना मिले, इसके लिए हम अपना पूरा मूड चेंज करके हंसते हुए दिखना चाहते हैं, ताकि दूसरे को पता नहीं चले कि हमारी स्थिति खराब है। तो हम ज़्यादा दुख और दुख पाना नहीं चाहते, इसलिए थोड़ी सी एक्टिंग कर दी। तो इसमें फिर हाल चाल जो है, है? वो तो हाल अलग हो गया, चाल अलग हो हाल अलग हो गया, हाल खराब है और चाल अच्छी है। ये महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है ना, क्योंकि उनको बहुत सारा दुख अपने में पचा के और अपना दिन भर का जो भी रेगुलर रूटीन है उसको पूरा करना ही पड़ता है। तो इसका मतलब है कि अंदर से हालत बहुत ख़राब है, बाहर से हम अच्छा दिखना चाहते हैं, ये अच्छा दिखना और झिलाऊ हो जाता है क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। और तो जो तमाम लोग ऐसे स्पीकर, जैसे टीचर, मान लो टीचर है ना, अभी नाम लेना ठीक नहीं है, किसी एक बड़े शहर के वो आरजे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, रेडियो जॉकी, तो एक बड़े शहर के आरजे जिनकी 10-15 लाख की फॉलोइंग है, वो कभी मेरे से 12 साल पहले मिले। उन्होंने कहा कि जब मैं जो लोगों को हंसाता हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल खुश नहीं हूँ और ये काम करना बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। 8 साल गुजर गए, अभी फिर उन्होंने शिविर किया, बहुत नॉन पर्सनैलिटी है। तो बोले जब मैं अपना आरजे का असाइनमेंट करके घर लौटता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कितना थक गया हूँ, क्योंकि जब आदमी भीतर से खुश नहीं है और उसको खुशी को परफॉर्म करना है तो वो उसको और थकाता है। तो ऐसे तमाम लोग जो जिस काम को कर रहे हैं लेकिन उससे खुश नहीं हैं, ये उनको डबल थकान देता है, क्योंकि मैं भीतर से खुश नहीं हूँ तो ऊर्जा आ नहीं रही है ना। ये दिन भर बोलना बहुत थकाऊ काम है ना, लेकिन आप शाम को भी देखोगे तो मेरी बॉडी लैंग्वेज में कोई थकान आपको दिखाई नहीं देगा, वॉइस के पिच में नहीं, कोई थकान नहीं आएगी। क्योंकि यदि मैं सुखपूर्वक बोल रहा हूँ और ये बोलना मेरे लिए सुखदायी काम है, ये जीवन में स्वीकृत है, तो ये बोलना थकान नहीं देगा। ठीक है, शाम को थोड़ा टांग बोलती है, आराम कर ले, है ना, वो अलग बात है ना। इतना ज़्यादा बोलना भी मेरे को लगता है कि मानव के लिए उचित नहीं है। इतने बोलने के लिए शायद ये मशीन नहीं बनी होगी, ये इमरजेंसी सिचुएशन है कि हमको ये करना है। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि जब कोई चीज़ जीवन में स्वीकृत होता है तो उसका जीवन उसका पोषण भी कर रहा होता है, और जीवन उस समय शरीर का पोषण भी कर रहा है। यदि कोई चीज़ को मैं पैसे के लिए बोल रहा हूँ और मेरी उसमें बिल्कुल रुचि नहीं है, तो पैसा आने से थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, लेकिन जितनी ऊर्जा लग रही है वो ज़्यादा है, तो भी थकान होती है। और कोई चीज़ से आपको पैसा भी ना मिले और शिष्टाचार में करना पड़े, तो ये भी थकान देता है। तो ऐसे हम देखेंगे तो कितना दुख मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है, उसके एवज में फाइनली सुख दुख का कैलकुलेशन हो रहा है। बढ़िया, कहाँ पहुँचे? स्थिति ठीक नहीं है और हम गति को अच्छा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये भी हमको थकान देता है, पर हम इसलिए करते हैं कि स्थिति और ख़राब ना हो। तो ऐसी स्थिति में पहले हाल ठीक करने की ज़रूरत है? पहले नहीं है, हमको रनिंग शिप में ही काम करना पड़ता है। शिप को रोक दें ये संभव नहीं है। तो हमको रोज़मर्रा के काम भी निपटाने हैं और अपना अध्ययन का काम भी करना है। बीच बीच में कुछ ऑफ ले सकते हैं, साथ में डेली अध्ययन करें, है ना, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। परिवार में है तो अध्ययन करें, बीच बीच में मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो हर 2 महीने में 8 दिन के लिए मोबाइल चार्जिंग पे लगाते रहें, या 6 महीने का कंटिन्यूअस, या जैसा भी जो मैकेनिज़्म अपने को सूट करे। तो जब तक बैटरी सेल्फ चार्जिंग में ना आ जाए तब तक एक वातावरण की आवश्यकता रहती है। भैया, इन सब में इच्छा, विचार, आशा, वृत्ति, मन, इन सब में स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ आशा है, वो समझेंगे, अभी करूँगा, अभी रुक जाओ। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पहुँचे कि जीवन में जो क्रियाएं हैं वो भी स्थिति गति के स्वरूप में हैं। तो आस्वादन स्थिति है, चयन गति है, तुलन स्थिति है, विश्लेषण गति है, और चित्रण पड़ोसी के आधार पे है। हमारी इच्छाएं बेघर हैं, वो किसी को हमने कॉपी करके ली हुई हैं, वो हमारी इच्छाएं हैं ही नहीं।
जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे कहीं से कुछ चिपक गया, कहीं से कुछ चिपक गया, ऐसा वाला हाल है। तो इससे पता चला कि ये गड़बड़ है, उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो एक भाषा ये है कि आस्वादन क्रिया का नाम मन है, चयन क्रिया का नाम आशा है। एक भाषा ये है। एक दूसरी भाषा है मन में स्थिति में आस्वादन होता है। मन ही जब गति करता है तो वो चयन करता है, उसको हम आशा के रूप में पहचानते हैं। क्योंकि आशा और मन हमारे पास शब्द हैं, यदि उनको प्लेस नहीं करेंगे तो हमको लगेगा कि चर्चा नहीं हुई है। तो दोनों शब्दों को हमने प्लेस कर दिया। मन में स्थिति में, मन जब स्थिति में होता है तो वो आस्वादन करता है। मन ही जब गति में होता है तो वो चयन करता है, उसको हम आशा के रूप में पहचानते हैं। वृत्ति में, स्थिति में तुलन होता है, वृत्ति गति करता है तो विश्लेषण करता है, उसको हम विचार के रूप में पहचानते हैं। आगे की चर्चा विशेष। तो हमने मन और ये क्रिया के रूप में आस्वादन और चयन है ना। नाम हमने उसके रखे हुए हैं, इसलिए नाम की चर्चा आपके सामने कर दिया है ना। जैसे क्रिया के रूप में मैं एक मानव हूँ, जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप हूँ। मेरे नाम क्या क्या हैं? मेरा एक नाम पिता है, वो भी एक क्रिया है। एक नाम बेटा है, वो भी एक क्रिया है। एक नाम पति है, वो भी एक क्रिया है। तो मैं अलग अलग जगह में क्रियाओं को हमने अलग अलग नाम दिया है और सारी क्रियाओं को मिला के एक नाम दिया है सोम। तो सारी क्रियाओं को मिला के एक नाम दिया है जीवन। सारी क्रियाओं को मिला के एक नाम दिया है जीवन। 10 क्रियाओं को जब एक साथ बोला तो जीवन। 10 क्रिया के अलग अलग नाम है। आस्वादन क्रिया का नाम मन है, चयन क्रिया का नाम आशा है। यहाँ तक ठीक हो गया? आगे चलें, आगे चलें। अब देखिए, जहाँ से हमने शिविर को शुरू किया था, फिर से एक बार वहीं लौटते हैं। तो मन शरीर को चलाता है, ब्रेन के थ्रू चलाता है। हाँ जी, ये चित्रण क्रिया का नाम चित्त है। इसका नाम बुद्धि है, इसका नाम आत्मा है। और ऊपर में परमात्मा है। ऊपर में मतलब सभी जगह परमात्मा। परमात्मा में सारी क्रियाएं हैं। पहले सही वाला देख लेते हैं ताकि गलती वाला बाद में देखते हैं। सही वाला सही स्वरूप क्या है? देखिए, एक एक करके देखते हैं। पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मन की ताकत है कि वो भौतिक रासायनिक वस्तु को पहचानता है। मन भौतिक रासायनिक वस्तु को पहचानता है। ये मन का एप्टीट्यूड है या मन की ताकत है। और ये इसका एक ही धंधा है, ये सुख की तलाश में रहता है। मन की एक ताकत है कि वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ में तदाकार होता है, भौतिक रासायनिक वस्तुओं को पहचानता है। इसलिए मन शरीर को चला पाता है। इसलिए हम शरीर के माध्यम से सारी चीज़ों को पहचानते हैं, मेरा घर, मेरा गाड़ी वगैरह वगैरह। वृत्ति की ताकत है कि उसका नेचर ही है कि वो कंपैरिजन करता है। चित्त की ताकत है कि वो जो निरंतर वास्तविकताएं हैं, जो शाश्वत वास्तविकताएं हैं, ये उनको पहचानता है। बुद्धि की ताकत है, ये सारी वास्तविकताओं को जो चित्त ने पहचाना है उनको इकट्ठा करके, है ना, इसमें एक तरह से समझ इसमें स्टोर होता है। सबको मिला के उसका नाम समझ है। और आत्मा की ताकत है भैया कि ये परमात्मा को पहचानता है। ये परमात्मा को पहचानता है या परमात्मा में अनुभूत होता है। भैया फास्ट हो गया, वो फिर से कर लेंगे, निकल गया ये सब, घर की बात है। फिर से बोलता हूं, मन की ताकत है कि वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं को पहचानता है। इसलिए मन शरीर को पहचान पाता है। इसलिए मन शरीर के थ्रू
ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता है। इसलिए हम अपना नाम, घर, गाड़ी, तमाम चीज़ों को पहचानते हैं। तो मन ही शरीर को चलाता है, चाहे मानव भ्रमित है, चाहे मानव जागृत है। वृत्ति की ताकत है कि वो कंपेयर करता है। चित्त की ताकत है कि वो निरंतर वास्तविकताओं को पहचानता है। चित्त की जो स्थिति है उसकी ताकत है कि वो प्रकृति में जो निरंतर वास्तविकताएं हैं, क्या निरंतर वास्तविकता है? शाश्वत वास्तविकता, ऐसी वास्तविकता जो हमेशा बनी हुई है। सहअस्तित्व हमेशा है, सहअस्तित्व में जीवन हमेशा है, सशरीर बिना शरीर। सहअस्तित्व में जीवन का स्वभाव और जीवन का धर्म, जीवन का होना, जीवन के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, और सहअस्तित्व में प्रकृति, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था का जो नियम है वो शाश्वत है। ये जो शाश्वत सच्चाइयाँ हैं इनको पहचानने की ताकत चित्त में है। सारी शाश्वत सच्चाइयों को जोड़ के समझ के रूप में देखने की ताकत बुद्धि में है। तो बुद्धि क्या चीज़ है? जहाँ सारी शाश्वत सच्चाइयाँ स्टोर होती रहती हैं। तो शाश्वत सच्चाइयों का स्टोर हाउस समझ है। और आत्मा वो चीज़ है जिसको परमात्मा में अनुभूत होने की ताकत है, परमात्मा को पहचानने की ताकत है। तो सबकी अलग अलग क्वालिटी है। बढ़िया, आगे चलें, आगे चलें। तो सही क्रम ये है कि आत्मा परमात्मा में अनुभूत होता है ना। परमात्मा क्या है? ईश्वर क्या है? सुख सागर। तो आत्मा में जो अनुभूति है उसकी रोशनी में बुद्धि चलती है, बुद्धि से चित्त, बुद्धि की रोशनी में चित्त चलता है, चित्त वृत्ति को चलाता है, वृत्ति मन को चलाता है, मन शरीर को चलाता है, और शरीर के माध्यम से हम कार्य और व्यवहार करते हैं। तो क्या स्थिति बनी? जब मन वृत्ति के अनुसार चलता है और मन के अनुसार शरीर चलता है, तो उस समय में वृत्ति और मन में कोई विरोध नहीं रहता है। जब वृत्ति की बात मन मानता है तो इसका नाम सुख है। जैसे ये हमने पहले दिन चर्चा कर लिया था, शरीर से ताकतवर कौन? सूत्र क्या है? अधिक ताकत कम ताकत से व्यक्त होता है। अधिक ताकत कम ताकत से व्यक्त होता है। कैसे? जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर से व्यक्त होता है ना। तो मन शरीर से व्यक्त होता है, वृत्ति मन से व्यक्त होता है, चित्त वृत्ति से व्यक्त होता है, बुद्धि चित्त से व्यक्त होता है, आत्मा बुद्धि से व्यक्त होता है, और परमात्मा आत्मा से व्यक्त होता है। तो मन शरीर से ताकतवर चीज मन है, मन से ताकतवर वृत्ति है, वृत्ति से ताकतवर चित्त है, चित्त से ताकतवर बुद्धि है, बुद्धि से ताकतवर आत्मा है, और आत्मा परमात्मा में है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जब भी ये क्रम ठीक बैठेगा तो कैसे बैठेगा? तो क्रम ऐसे ही बैठेगा कि ये ऊपर से नीचे पूर्ण ज्ञान संपन्न मानव में, अनुभव संपन्न मानव में आत्मा परमात्मा में अनुभूत हुआ, इसका नाम अनुभव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आत्मा अपने आप में ज्ञान संपन्न हो गया तो आत्मा के अनुसार बुद्धि चलता है, बुद्धि अपने आप में समझ से संपन्न हो गया तो उसके अनुसार चित्त बनता है ना। चित्त में सारा जीने का स्वरूप आता है, उसके अनुसार विचार चलता है, उसके अनुसार मन काम करता है, और मन के अनुसार शरीर काम करता है। ऐसी स्थिति में जब वृत्ति के अनुसार मन चलता है तो इसका नाम मन में सुख है। जब चित्त के अनुसार वृत्ति चलता है इसका नाम शांति है। जब बुद्धि के अनुसार चित्त चलता है इसका नाम संतोष है। जब आत्मा के अनुसार बुद्धि चलता है
इसका नाम आनंद है और आत्मा में परमानंद है। ये एक सीक्वेंस है। और ऐसा जब मन के अनुसार शरीर चलता है तो जीने में तृप्ति है, संबंध में उभय तृप्ति है, तो जीने में तृप्ति है। ये फाइनल क्रम है, पहले फाइनल वाला रख दिया, ठीक। अब नीचे से चलेंगे, कैसे कैसे समस्याएं आ रही हैं और कैसे वो ठीक होंगी। ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में फ्रेम सामने आ जाता है कि ऐसा कुछ होता है और धीरे धीरे मेरे को ये एक्सप्लोर करना है ना। ये मेरे ज़िंदगी का सर्किट बोर्ड है, यहीं से सब कुछ हैंडल होगा, सारे करंट यहीं से जा रहे है ना, सारी गड़बड़ यहीं पे है और यहीं पे ठीक होगा। हाँ जी, आगे चलूं? अब आगे चलते हैं। अब हम इसको कंसिडर करते हैं कि मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, जिंदा रह हेलो मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, जिंदा रहने को जीना मानता हूँ, और मन शरीर से प्रभावित हो जाता है। क्या हो गया? मन शरीर से प्रभावित हो गया कि मेरे को कोई भोग भोगना है, इंद्रियों से सुखी होना है, यही सुख है। मन में आस्वादन अपेक्षा जग गई, ढाबे पे खाना खाना है आज, ठीक, अपेक्षा जग गई। अब मन में आस्वादन की अपेक्षा जग गई। अब क्या, कहाँ से जग गई है? ये शरीर से हेलो, नहीं वो यूज़ नहीं करूँगा यार। क्या बदलना है सेल के? ठीक है, सेल ठीक है। अच्छा, इसको भी समझ में आ गया, 7 दिन हो गए। हेलो, हाँ जी, फिर से देखिए, चयन जो है, मन यदि सही अर्थों में देखें तो ब्रेन के संपर्क में कौन है? चयन का जो वाइब्रेशन है वो ब्रेन के संपर्क में है और फाइनली उससे चल रहा है। तो शरीर से कोई संवेदना आई, फाइनली ब्रेन में कंपन हुआ, उस कंपन को चयन ने स्वीकारा, और उसका आस्वादन हुआ, तो जीवन में आस्वादन अपेक्षा जग गई। अब आस्वादन अपेक्षा जगी है, अभी इच्छा नहीं बनी है, आस्वादन की अपेक्षा हुई है। जब तक वो इच्छा में कन्वर्ट नहीं होगा, मैं उसको शरीर से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता उस चीज़ को पाने के लिए। तो पहले मेरे को उसको इच्छा बनाना होगा। तो मैं जो आस्वादन हुआ उसका विश्लेषण होता है ना, और विश्लेषण कैसा होगा? प्रिय हित लाभ के आधार पर। और फाइनली वो इच्छा में बैठ गया कि हाँ, ये इच्छा चाहिए। एक बहुत बढ़िया सूत्र है, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंगों की इंद्रियां संज्ञा है। इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले, द्रवित मतलब उसमें से रस आ जाता है। जो इच्छा से द्रवित होने वाले अंग हैं उनको इंद्रियां बोलते हैं। जैसे पिछली बार आपने पानी पूरी कब खाया? पानी पूरी कब खाया था? पानी पूरी खाया सबने, है ना? कैसा था स्वाद? खट्टा, थोड़ा सा चटपटा, है ना? मुंह में पानी आ गया। ये देखो, द्रव निकल गया। इच्छा हो गई, आज जाके ढूंढोगे कहीं ना कहीं। तो इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग जो इच्छा से कंट्रोल्ड हैं,
इच्छा हुई तो वो द्रवित होगा, इच्छा नहीं हुई तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो इच्छा से द्रवित होने वाले अंगों की इंद्रिय संज्ञा है। इसका मतलब है जब भी हम इंद्रियों को भोगना चाहते हैं उसमें इच्छा शामिल नहीं हुई तो भोग नहीं सकते। तो मैंने क्या बोला कि अपेक्षा फाइनली बाहर से आई, मैं शरीर से प्रभावित हुआ, तुलन में, अब देखिए तुलन में प्रियहित लाभ है और साथ में न्याय धर्म सत्य है, PHL and S। हाँ जी, पानीपुरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपके सामने पानीपुरी का शब्द बोला, पानीपुरी का शब्द सुनने का चयन हुआ, पानीपुरी शब्द में जो आस्वादन था वो हो गया, ठीक। तो पानीपुरी शब्द में अभी भी शब्द का आस्वादन हुआ है, पानीपुरी अभी आगे है। तो पानीपुरी बोला, पानीपुरी से शब्द का आस्वादन हुआ। देखो, मेरी सुनने का स्वीकृति है, सुनने का चयन है। पिछले 7 दिन में मैंने जो कुछ भी बोला है वो आपके सुखदायी होने के लिए अनुकूल था। तो डे बाय डे आपकी लिसनिंग ज़्यादा आ रही है। तो आपके सामने मैंने एक शब्द बोला, पानीपुरी। पानीपुरी के अर्थ का स्वाद मिला। इस अर्थ को आस्वादन करने वाला मन है। अब इस बीच में आस्वादन करना है तो मेरे को जाना पड़ेगा चित्रण के पास, क्योंकि आस्वादन कहाँ स्टोर्ड है, वो तो चित्रण में है। तो जैसे ही मेरे को पानीपुरी शब्द मिला, पानीपुरी शब्द का विश्लेषण हुआ, उसमें दृष्टि प्रियहित लाभ के साथ में चित्रण तक पहुंचा। चित्रण में वो आस्वादन रखा है पिछली बार जब पानीपुरी खाया था। तो चित्रण में उस आस्वादन हो गया। तो चित्रण में तुरंत प्रियहित लाभ के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर आस्वादन हो गया कि पानीपुरी खाना है। तो बेसिकली इच्छा साथ में शामिल हो गई। इस बीच के प्रोसेस में जब शरीर से मन प्रभावित हुआ तो उसमें न्याय धर्म सत्य कहता है ये ठीक नहीं है, या ये खाने का पर्पस और कुछ नहीं है, केवल अच्छा लगना है ना। और वो हेल्थ के लिए ठीक होगा कि नहीं होगा ये अलग बात हो गई। तो बेसिकली यदि उस समय में वृत्ति आपको सपोर्ट करती है और चित्त भी उसको सपोर्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि रसगुल्ला खाना है और डायबिटिक है, रसगुल्ला खाना है और डायबिटिक है, तो वृत्ति क्या बोलेगा? तो हित दृष्टि बोलेगी कि देखिए ठीक नहीं है। मन रसगुल्ला खाना चाहता है, वृत्ति कह रहा है कि ठीक नहीं है, तो वृत्ति और मन के बीच में विरोध हो गया। तो वृत्ति और मन के बीच में विरोध हो गया। वृत्ति बड़ी शक्ति है, फिर भी मन कहता है खाना तो है, तो इसका नाम दुख है। अब वृत्ति को ये कहता है, लेकिन वृत्ति को चित्त ऊपर बोलता है, तो जब तक वो इच्छा नहीं बनेगा तब तक वृत्ति आगे। हाँ, तो वृत्ति को चित्त देखता है। चित्त जो है निरंतर वास्तविकताओं के साथ ही सुखी होने की बात करता है। वो कहता है कि तुम केवल सुखी होने के अर्थ में जा रहे हो, ये मानव नहीं है। तो चित्त वृत्ति के साथ में सहमत नहीं होता है ना, क्योंकि ये न्याय धर्म सत्य के अर्थ में नहीं है। तो वहाँ पे इसका नाम अशांति है। चित्त को बुद्धि देखता है, बुद्धि कहता है ये समझ के अनुरूप नहीं है, तो वो असंतोष। तरह से जब भी हम सामान से सम्मान की तलाश में, सुविधा से सुख की तलाश में जाते हैं, तो मन शरीर से प्रभावित हो गया है। उस समय मन से वृत्ति सहमत नहीं रहता है, वृत्ति से चित्त सहमत नहीं रहता है, चित्त से बुद्धि सहमत नहीं रहता है। इस तरह से जीने के लेवल पे अतृप्ति, क्योंकि निरंतर सुख मिला नहीं, जीने के लेवल पे अतृप्ति, मन के लेवल पे आशा निराशा दुख, वृत्ति के लेवल पे विचारों में कन्फ्लिक्ट, चित्त के लेवल पे इच्छा ही, अपनी इच्छा के प्रति ही शंका बने रहना या उसके पूरा होने की संभावना ना दिखना, तो अतृप्ति, दुख, अशांति, असंतोष।
इसी का नाम जीते जी नरक है। सर पानी पूरी खाने में न्याय धर्म सत्य का कैसे नहीं, रोल पानी आएगा? पूरी यदि हम सही अर्थों में देखेंगे तो देखो, यदि पानी पूरी शरीर के लिए पोषक भी है तो कोई चीज शरीर के लिए पोषक है, क्योंकि बेसिकली यदि मेरी जानकारी ठीक है तो पानी पूरी का जो पानी है वो पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए यदि ठीक से बना होगा तो वो एक अच्छी चीज होगी, ऐसा मेरा मानना है पानी पूरी का चलन। अब उसमें फिर आप बाहर से क्या क्या कर दे अलग बात। तो इसका मतलब है कि शरीर के पोषण के अर्थ में मैं कोई चीज खा रहा हूं, इसकी जीवन में स्वीकृति है। यदि मैं केवल स्वाद के लिए कुछ खा रहा हूं, उसका शरीर से कोई लेन देन नहीं है, तो दूसरा सूत्र काम करना शुरू कर देता है, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है, ये सुख का आधार नहीं है। तो मैं शरीर के पोषण के लिए कुछ खाता हूं और वो अच्छा भी लगता है, ये स्वीकार्य है। मैं केवल कुछ इसलिए खाता हूं, उसके शरीर के पोषण से कोई, ऐसे दारू क्या चीज है, दारू में क्या खराबी है, शराब में क्या खराबी है, वो शरीर के पोषण के लिए नहीं है। और फिर भी आप कोई चीज ले रहे हो। दारू पी के लोग मारपीट करते हैं, पैसा खर्चा ज़्यादा कर देते हैं और वो घर बर्बाद होता है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। अदरवाइज यदि केवल वो भी अपने गम को भुलाने के लिए बोलो, अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए बोलो, अपने भीतर जो असंतुलन है उससे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए लेता है, तो वो भी केवल सुखी होने का जुगाड़ है या दुख से बचने का जुगाड़ है, वो भी शरीर से उसका कोई लेन देन है नहीं। तो शराब शरीर के पोषण के लिए नहीं है, लेकिन अपने भीतर जो भी नेगेटिविटी है मैं उसको फेस करना नहीं चाहता, कुछ समय के लिए थोड़ा मन बहल जाता है, ठीक, इसलिए मैं उसको लेना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये दुख को कम करने का एक प्रयास हो सकता है, या उसका कोई किक, नशे की कोई किक या कोई रोमांच, सुखी होने के अर्थ में कोई प्रयास हो सकता है। ये दोनों ही बेसिकली जीवन के सुखी होने का कोई प्रयास नहीं है, इसमें शरीर का कोई पोषण नहीं है, इसलिए उचित अनुचित को कैसे तय करेंगे ये तय हो जाएगा। उचित अनुचित कहाँ से तय हो रहा है? अभी हम क्या बोलते हैं भाई, सबकी समझ अपनी अपनी, कोई गलत नहीं होता है, सब अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं और उनको रहना एक साथ है। तो एक का सही दूसरे का गलती और दूसरे का सही एक को स्वीकार नहीं होता है। हर चीज़ के बारे में कैसे फैसला करें कि ये उचित है कि नहीं उचित है, यूनिवर्सल आधार क्या होगा? तो यूनिवर्सल आधार ये है कि मानव के होने का मतलब जीवन और शरीर का साथ साथ होना है, और जीवन सुख की निरंतरता चाहता है और वो समाधान से सुखी होता है, उसके लिए शरीर को बनाए रखना एक आवश्यकता है। तो शरीर के पोषण की आवश्यकता है और जीवन को समझने की आवश्यकता है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो गड़बड़ है। भैया जैसे कोई माइंड में नेगेटिव थॉट आता है, लेकिन अंदर विचार ये भी आ रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना है। अभी पहले शराब से निपट लेते हैं, अच्छा, पहले पानी पूरी से निपट लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं कोई चीज केवल स्वाद के लिए खाता हूं तो जीवन में कहीं ना कहीं इस बात की स्वीकृति है कि ये सुख का मामला, ये सुखी होने का मामला ऐसा नहीं है। वो किसी ना किसी, फिर वो मैं कितना खाऊं, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो कोई जस्टिफिकेशन, देखो अभी भी आदमी कुछ भी काम करे, कुछ भी गलती करे, उसके पास कोई जस्टिफिकेशन होता है। बिना जस्टिफिकेशन के आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, आपके पास कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होता है। समाज में ऐसे ही चलता है, लोग ऐसे ही करते हैं, आजकल ऐसे ही है, उसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन आपके पास है। इसका मतलब है कि मानव के भीतर जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका कोई आधार हमारे पास होने की ज़रूरत है, उससे कम में जीवन स्वीकारता नहीं है। आधार क्या है? आधार मिलता है न्याय धर्म सत्य से। तो जब तक न्याय धर्म सत्य के अर्थ में कोई चीज़ नहीं है, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में नहीं है, बेसिकली जीवन के पोषण के अर्थ में नहीं है, तो शरीर का होना कुल मिला के जीवन जागृति के लिए है, इसके अलावा शरीर का कोई मतलब नहीं। मानव में शरीर का होना जीवन जागृति के लिए है, इसलिए शरीर को बना के, तो घोड़ा क्यों पाला?
घोड़ा क्यों पाला? क्योंकि मुझको अपनी मंजिल तक जाना है, इसलिए घोड़े की ज़रूरत है। तो घोड़े को घास खिलाऊं कि घोड़े को दारू पिलाऊं? तो घोड़े का भोजन घास है, तो बढ़िया घास खाएगा, घोड़ा स्वस्थ रहेगा और मैं घोड़े को यूज़ करके अपनी मंजिल तक जाऊंगा। ठीक। अब मैंने घोड़ा पाला कि मैं ही घोड़ा हो गया? अब मैं तो घोड़े को सजा रहा। अब घोड़े को कितना भी सजाओ, वो मेरी सजावट है कि घोड़े की सजावट है? इसलिए आप किसी भी पार्टी में आके कपड़े कैसे फेंकते हो? इतने ही कपड़े अच्छे लगते हैं, सजना इतना ही अच्छा लगता है, तो संडे के दिन नहा धो के सज के और सुबह से शाम तक बैठे रहो। किसने मना किया? खूब सेल्फी लो, सुबह से शाम तक सज के बैठे रहो। घर में रहते हो तो कैसे रहते हो? आओ, अंडरवियर बनियान। कोरोना टाइम में कपड़े काम ही नहीं आए, प्रेस भी रखे रखे सूख गई, कपड़े प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और नहीं तो जो धो के ऐसे ही पहन लिया, अब कौन प्रेस करेगा इनको? सारा झंझट किस बात का है? सारा झंझट इस बात का है कि वो सामने वाला मेरे को कपड़े देख के सम्मान करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि साफ सुथरे ना रहें, कपड़े प्रेस ना रहें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखो, ये देखो भैया, मेरी मती बनाओ ऐसी शक्ल यार। ये देखो, ये मेरे को सुख दे रहे हैं, ये देखो सुख देने के नाम पे कैसे दुख दे रहे हैं। नहीं, आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, थोड़ी सी और अच्छी हो सकती। किसने बनाई? अच्छा, अंश, जीत, मोहित, गुजर है। माइक नहीं, उससे तो मैं भी डरता हूँ, कहीं झंझट ये साथ ना चला जाए। हाँ जी, किसने बनाई? आपने? चलो चलो, खूब। जिसने बनाई उसके लिए खूब। कौन है? हाथ उठा दो, खूब तालियां। शानदार, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो इससे क्या पता चला? देखो, एक बड़ी बात खुल रही है कि सही गलत का कोई यूनिवर्सल आधार हमारे पास नहीं है। हर आदमी समझ अपनी अपनी, मान्यताएं अपनी अपनी, ऐसा हम मानते हैं। तो जब तक सही गलत का कोई आधार हमारे पास नहीं होगा, अभी प्रॉब्लम इतनी है कि जो एक को ठीक लगता है वो दूसरे को ठीक नहीं लगता है, जो माँ बाप को ठीक लगता है वो बच्चों को ठीक नहीं लगता है, या हमारा सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ, जो भी हम बात करें। ठीक, तो इसका एक ही मतलब है, सही गलत का कोई यूनिवर्सल आधार होगा या सही सबका अपना अपना होगा? बोलो भाई, सही सबका अपना अपना होगा कि सही का कोई यूनिवर्सल आधार होगा? और यूनिवर्स को समझे बिना यूनिवर्सल आधार मिलेगा नहीं। एक बहुत बढ़िया चर्चा, मार्मिक चर्चा, किसी शिविर में चर्चा चल रही थी। वो बोले जीना क्यों है? किसी शिविर में चर्चा चल रही थी कि जीना क्यों है। मैं मार्मिक, मार्मिक का मतलब क्या होता है? हाँ जी, मार्मिक की इंग्लिश बताओ। मार्मिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? है इमोशनल नहीं बोलेंगे, जो भाव से, भावपूर्ण। हाँ, भाव। मार्मिक बना मर्म से, मर्म से मार्मिक बना। मर्म मतलब किसी चीज का सार, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन हो। ठीक है, क्या बात हो रही थी? एक मार्मिक घटना। हाँ, जीना क्यों? हाँ, जीना क्यों? तो दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स का शिविर था। कहाँ गए दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर? वो चले गए हैं, विद फैमिली चले गए। अच्छा, आते जाते रहते हैं। तो एक टीचर खड़ा होके कहता है, सर क्यों जीना है? अच्छा क्वेश्चन है, पर ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा है। पहले आप ये बताओ, जहाज जा कहाँ रहा है?
अब मैं भी नहीं समझा क्या बोल रहा है। बोले सर मैं तो जहाज पे हूँ, मैं दारू पीऊँ तो जहाज पे हूँ, पूजा करूँ तो जहाज पे हूँ, झगड़ा करूँ तो जहाज पे हूँ, जहाज जहाँ जा रहा है मैं तो वहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा था कि क्यों जीना है, तो क्यों जीना है बोले मेरे हाथ में ही नहीं है, ये तो जहाँ जहाज जा रहा है मैं वहीं जा रहा हूँ। तो पहले ये बताओ जहाज कहाँ जा रहा है? जहाज मतलब दुनिया, ये पूरा सृष्टि। जहाज मतलब अस्तित्व पूरा। यदि थोड़ा सा साहित्यिक भाषा में कहें तो धरती जहाज है, व्यापक वस्तु सागर है। ऐसे बोल लो, धरती जहाज है, व्यापक वस्तु सागर है, और ये सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। व्यापक वस्तु में ऊर्जित इकाइयाँ जड़ और चैतन्य हैं। इकाइयाँ दो ही हैं, चैतन्य इकाई मूल में है। चैतन्य इकाई के प्रमाणित होने के लिए शरीर की आवश्यकता है, उसके लिए जीवावस्था की, उसके लिए प्राणावस्था की। कहानी कुल इतनी है। इसका मतलब सार ये निकला कि चैतन्य इकाई के प्रमाणित होने के लिए शरीर की आवश्यकता है, शरीर समझने के लिए साधन है, और ये शरीर प्रकृति में शाकाहारी स्वरूप में है। तो कुल मिला के घोड़ा घास खाएगा। अब घोड़े में दारू डालना है कि गांजा डालना है कि घास डालनी है, जो घोड़े का भोजन है वही खिलाएंगे, है ना। पानी पीने से ही प्यास बुझा तो पानी पिया है, दारू नहीं पी है। इसका मतलब है अब ये क्लियर हो गया कि धरती के सभी मानव के लिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि शरीर जीवन जागृति का साधन है। यदि शरीर जीवन जागृति का साधन है तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखना मेरी आवश्यकता है, ताकि मैं अपनी मंजिल को पा सकूं। ठीक। अब इसमें दारू की जगह कहाँ से आएगी और गांजे की जगह कहाँ से आएगी? तो यदि दारू और गांजा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं तो बिल्कुल दिन में 3 बार दिया जाए। और मेडिसिन के रूप में दारू गांजे का प्रयोग होता ही है। मेडिसिन के रूप में दारू गांजे का प्रयोग होता ही है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना। इसका मतलब दारू और गांजा शरीर का भोजन नहीं है। इसका मतलब दारू और गांजा शरीर का भोजन नहीं है, ये सुखी होने का साधन भी नहीं है, ये शरीर का भोजन भी नहीं है। तो मानव के साथ उसका क्या औचित्य बचा? इसका मतलब भ्रमित मानव अपने खालीपन को कभी गांजे से भरता है, कभी दारू से भरता है, कभी कपड़े से भरता है, कभी गाड़ी से भरता है ना। जो चीज़ें सभी करते हैं वो ज़्यादा स्वीकृत हो जाती हैं। किसी समाज में सभी दारू पीते हैं, वो कल्चर है। पंजाब की शादियों में दारू और मांस नहीं मिला तो मतलब एकदम गरीब किस्म का इंसान है, उसकी शादी नहीं। घास फूस क्या खाना, वो शाकाहारी भोजन को घास फूस बोलते हैं। और पार्टी में घास फूस का क्या मतलब? ठीक। तो इसका अर्थ है कि अब जब ये पकड़ में आ गया तो फिर हर चीज़ डिसाइड होगी, हर चीज़ के पीछे यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। फिर सबका सही अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, ऐसा नहीं चलेगा। फिर हम अलग अलग लॉजिक ढूंढ लेंगे जो शादी करने के और ना करने के। ऐसा आप लॉजिक ढूंढ सकते हैं, आपके पास कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, ऐसा आप कर भी सकते हैं। लेकिन ऐसा करके हम सुखी हो पाएंगे, उस सुख की निरंतरता को पाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शादी करना नियम है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। शादी ना करना नियम है। शादी करना या ना करना एक आदमी की अपनी मनस्थिति और उसकी अपनी परिस्थिति का कोई बात हो सकती है, लेकिन फाइनली शादी का कोई यूनिवर्सल पर्पस है ना। तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि मानव का कोई यूनिवर्सल पर्पस है, किसी ने हमको शरीर उपलब्ध कराया है, तो मैं मेरी जागृति के लिए काम कर रहा हूँ। जब आपका दूसरे को जागृति के लिए अवसर उपलब्ध कराने का काम आया तो आप मैदान छोड़ के भाग गए, ऐसा वो निकलेगा। और फिर मैं शरीर ना भी चलाऊं, मैं शादी ना भी करूं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फाइनली जागृति अर्थ में तो काम करूंगा ही, तो दूसरों की जागृति के लिए काम करूंगा। लेकिन इससे बचने की गुंजाइश नहीं है। तो काम की बात क्या निकली? काम की बात ये निकली कि ये सारा न्याय धर्म सत्य मानव के जीने का स्वरूप है, प्रिय हित लाभ मानव के जिंदा रहने का स्वरूप है। जिंदा रहने का स्वरूप भी निश्चित है, जीने का स्वरूप भी निश्चित है। जब भी मैं इसके अनुसार निर्णय लूँगा तो मन और वृत्ति में झगड़ा नहीं होगा, वृत्ति और चित्त में नहीं होगा, चित्त और बुद्धि में नहीं होगा।
तो बात बन जाएगी। जब भी मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है, उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। इसका मतलब ये विपरीत हो गया। इसलिए भारत में टूरिज्म नहीं है, तीर्थ है। तीर्थ और टूरिज्म में क्या फर्क है? तीर्थ और टूरिज्म में क्या फर्क है? देखो, जब तीर्थ करते हैं तो टूरिज्म तो हो ही जाता है। तीर्थ में टूरिज्म समाया हुआ है। टूरिज्म का मतलब है घूमना फिरना और बीच में खाना पीना और थोड़ा बहुत खुश हो लेना, ये तो होता ही है। तो तीर्थ किसी लक्ष्य के साथ है, तीर्थ जीवन जागृति से जुड़ता है और टूरिज्म केवल भोग से जुड़ता है। तो टूरिज्म भ्रमित मानव का क्रियाकलाप है और मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है। चिल करेंगे, चिल। बहुत चिल करते हैं। चिल की परिभाषा है निरर्थकता में जीते हुए निरर्थकता का बोध ना होना। सर, मानसिक बेरोजगारी की परिभाषा लक्ष्य का ना होना है। हाँ, लक्ष्य विहीन होना, ये मानसिक बेरोजगारी है। जिसको लक्ष्य है उसको कहाँ टाइम है 8 घंटे स्टेडियम में दे। मैं 88 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच स्टेडियम में बैठ के देखा। मैं अच्छी क्रिकेट खेलता भी था और मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट भी था। तो 88 में स्टेडियम में बैठ के इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नागपुर में देखा और इंडिया जीतते जीतते हार गई। अब सारा स्टेडियम खाली, में अकेला बैठा था। लास्ट में चपरासी ने आके हाथ उठा के निकाल दिया। तो उस दिन जैसी बेरोजगारी मैंने कभी नहीं देखी। तो तब से मैंने ये परिभाषा बनाई। यार, क्रिकेट क्या है? एक मारता है, एक फेंकता है, एक उठा के ले आता है। उसको देखने के लिए हम दिन भर से बैठे हैं। तो मतलब हमको तो ज़िंदगी में कोई काम है नहीं। तो जिनको ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, जिनके पास मानसिक बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे लोग समाज में केओस पैदा ना कर रहे हैं, तो इनको एक जगह बिठाए रखने का नाम गेम्स है। इतने उपद्रव को कौन संभालेगा? तो इन सबको टीवी के सामने बिठा देते हैं, तुम बैठे रहो, किसी को तंग मत करना। सार्थक कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं। मतलब मनोरंजन की जो इम्पोर्टेंस है वो 0 है आपके हिसाब से? हाँ, लक्ष्य विहीन लोगों के लिए मनोरंजन आवश्यक है। भाई साहब, जिसको लक्ष्य दिखता है कौन टाइम वेस्ट करेगा इतना? हाँ, उसमें पॉजिटिव पार्ट ये है, विहार की अच्छी परिभाषा है, श्रम हरणार्थ की गई प्रक्रिया विहार है। हम एक ही तरह का काम करते करते थोड़ा सा अपने आप में रिलैक्स होना चाहते हैं। आप रिलैक्स होने के लिए कोई गाना सुन लेते हो, थोड़ा घूम लेते हो, कुछ डांस कर लेते हो, कुछ और कर लेते हो, लेकिन ये न्याय धर्म सत्य के अर्थ में होगा कि प्रियहित लाभ में जाएगा। तो यदि हमको चेतना को नीचे खींचता है तो गड़बड़ है, चेतना को सपोर्ट करता है तो ठीक। हर चीज़ पिन पॉइंटेड डिसाइड होगी और आप कुछ नहीं कर सकते, और सारी दुनिया के लिए होगी और आदमी हिल नहीं सकता। तो सच्चाई को इतनी खूबसूरती से कहा जा सकता है, इतना निर्विवाद कहा जा सकता है, इतना प्रिसाइज कहा जा सकता है, ये अद्भुत है। नहीं तो आदमी से बात करने की गुंजाइश नहीं है, घर में अपनों से बात करने की गुंजाइश नहीं है, बात नहीं होती है। बस इतना ही होता है कि हाँ, जो सामने वाला बोल रहा है उसको पूरा कर दो तो खुश, नहीं पूरा किया तो नाराज। 1:15 बज गया। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मैंने कुछ भी कहा हो और आपको ठीक ना लग रहा हो तो नहीं मानना, परेशान नहीं होना, बाजू में रख देना, दीजिए लिख देना, मैं नहीं मानता।
भैया हाँ जी, एक बस एक भैया चिल की डेफिनेशन क्या थी? निरर्थकता में जीते हुए निरर्थकता का बोध ना होना।